चलो देन, आज हम लोग अपना रिवीजन सीरीज चालू कर रहे हैं। ये रिवीजन कैसे होगा, आपको क्या करना है, 2 मिनट इस बारे में बात करते हैं एंड देन विल मूव राइट टू द रिवीजन पार्ट। तो सबसे पहले आपको कुछ कुछ चीज ध्यान रखना है, मैं बोलता जाऊंगा। आई विल रीड थ्रू द बुक आपके सामने स्क्रीन पे भी रहेगा। हम लोग पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, हेड पॉइंट्स पे खास करके फोकस रहेगा और अंदर के कीवर्ड्स पे हम फोकस करते हुए चलेंगे। जितना भी न्यूमोनिक्स और जो भी एग्जांपल्स हमने क्लास में डिस्कस किया है वो मैं आपको याद दिलाऊंगा, वो मैं आपको रिकॉल कराऊंगा सो दैट आपको ये मोस्ट बेनिफिशियल लगे। और लास्ट डे भी आप ये चीज जब रेफर करो तो क्लियर कट आपको क्लास में पढ़ा हुआ चीज रिकॉल होता रहे, राइट। तो एकदम हमने जो पढ़ा है वही चीज को, उसी चीज को हम लोग एकदम समराइज करेंगे, उसी चीज के बेसिस पे रिवाइज करेंगे। तो दिस विल बी मोस्ट फ्रूटफुल, मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। हम लोग एकदम एग्जाम पैटर्न में रिवाइज करेंगे, हेड पॉइंट्स पे फोकस रहेगा अपना, अंदर के कीवर्ड्स पे हाईलाइट करते हुए, उसको हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सेंस बन रहा है। और ये आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ सुनते चलना है। आप सुनो, सुनने पे ध्यान दो ऑफ कोर्स, पर मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा आप सुनते चलो और सामने बुक खोल के ट्राई करो कि साथ साथ आप बोलो, थोड़ा सा बोलते हुए चलो, सो दैट जब आप बोल रहे हो और मेरा सुन रहे हो दोनों एक साथ दिमाग में जाए, बेटर रिटेंशन रहे, जल्दी चीजें याद होने लगेंगी और इससे कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, राइट। इस तरीके से हम लोग अपना रिवीजन चीज को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट में जाके जैसे जैसे हम लोग अपना बैचेस में रिवीजन कर चुके होंगे, लास्ट में जाके मैं इसको एकदम कंबाइन कर दूंगा और वो आपको एज अ मैराथन अवेलेबल हो जाएगा, राइट। सो विच विल हेल्प यू इन द डे बिफोर एग्जाम। और जब जब आपको रेफर करना होगा ये रिवीजन वीडियो को, आप आराम से कर पाओगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ व्यूज। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। फिर पहला चैप्टर जो हमने शुरू किया था, वी स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस के साथ हमने अपना EIS का सिलेबस को शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने यही देखा था व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस में 3 चीज आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, इट इज एन एक्टिविटी और अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। नंबर 2, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, विच इज डिजाइन्ड एज पर द विजन एंड मिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। एग्जाम्पल पढ़ा था हमने स्टूडेंट्स का एडमिशन वाला प्रोसेस, एकदम बढ़िया से, वो आपको ध्यान है। दैट इज अ बिजनेस प्रोसेस। बहुत सारे बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, अकाउंट्स का प्रोसेस होता है, अलग अलग वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम गए थे कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। आपको याद होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में हमने पढ़ा था। सबसे पहले जनरल मैनेजमेंट आता है, मैनेजमेंट ऊपर में काम कर रहा होता है और उसके नीचे वो बहुत सारे डिविजन को सुपरवाइज करता है। तो जो मैनेजमेंट जो सुपरवाइज का काम कर रहा होता है उसको अपने बोलते हैं मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस वो मॉनिटर, मेजर, कंट्रोल कर रहा होता है बाकी सारे प्रोसेसेस को। फिर बाकी और 2 प्रोसेस आते हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के हिसाब से। एक को हम बोलते हैं ऑपरेशनल, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी बिजनेस प्रोसेस। दूसरे को अपने बोलते हैं सेकेंडरी, ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस, राइट। तो प्राइमरी वाला क्या होता है, वो वाले बिजनेस प्रोसेस जो अपने कस्टमर को डायरेक्टली वैल्यू ऐड करते हैं, दे ऐड वैल्यू टू द कस्टमर। वो एसेंशियल बिजनेस कोर एक्टिविटीज का पार्ट बनता है। कौन से एक्टिविटीज? गुड्स को परचेज किया, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस का काम किया, गुड्स को सेल करके कस्टमर तक पहुंचा दिया, कस्टमर से डील करता है। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ अपना सपोर्टिंग या बोले तो सेकेंडरी। वो क्या करता है, वो डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, वैल्यू ऐड नहीं करता, बट इट सपोर्ट्स या इट बैक्स द प्राइमरी बिजनेस प्रोसेसेस। जैसे कि बाकी के HR हो गया, अपना IT हो गया और अपना अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सेंस बनता है। मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस में क्या आता है, कैपेसिटी प्लानिंग हो गया, बजटिंग का काम आप करते हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो हम SM में करते हैं वो सब मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस हो गए, राइट। इनमें डिफरेंसेस क्या है, प्राइमरी बिजनेस प्रोसेस वैल्यू ऐड कर रहा है और जो सपोर्टिंग और मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, बट दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेटर फंक्शनिंग में काम करता है। फिर हम एक गए थे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट मतलब बिजनेस प्रोसेसेस को इंप्रूव करना है। कैसे? 3 E's पे फोकस, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। इकोनॉमी खर्चा कम करना है, इफेक्टिवनेस एक्यूरेसी बढ़ाना है, गलती सुधारना है, गलती कम होना चाहिए, एरर्स का रिडक्शन होगा, और एफिशिएंसी मतलब टाइम कम करना है, एफिशिएंसी, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, राइट। उसके बाद हम गए थे ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस में। ऑटोमेशन में 3 चीज। नंबर 1, ऑटोमेट करते हैं बिजनेस प्रोसेस को यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, जो क्या करता है, ह्यूमन एलिमेंट हटाता है क्योंकि मैनुअल बिजनेस प्रोसेस में गलतियां बहुत सारी हैं। ह्यूमन एलिमेंट वो हटाता है, इट रिमूव्स ह्यूमन एलिमेंट, जिससे कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस
इंक्रीज हो जाता है, राइट। अब यहां पे हम लोग 4 टॉपिक पढ़े थे। बीपीए का फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेस यानी ऑब्जेक्टिव्स, कौन से टाइप के प्रोसेसेस को हम ऑटोमेट करते हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स, ऑटोमेशन के बेनिफिट्स, ऑटोमेशन के लिमिटेशंस। तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेस या बीपीए का ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ये 4 फैक्टर होना चाहिए ताकि अपना बीपीए सक्सेसफुल हो। बीपीए का टीका, टाइमलीनेस, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी। टाइमलीनेस, इट शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। इंटेग्रिटी, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस नहीं होने चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी, इट शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, जब मांगो तब अवेलेबल, राइट। ये हमने आईसीआई का एग्जांपल लिया था, रिजल्ट्स डिस्क्लोजर का। उसके बाद हम गए थे विच टाइप ऑफ प्रोसेसेस शुड बी ऑटोमेटेड, विच टाइप ऑफ प्रोसेसेस शुड बी ऑटोमेटेड। एमकार्ट, बीपीए का टीका हम mcart.com से खरीदते हैं, जहां पे मल्टीपल प्रोसेसेस वे मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व्ड, एम माने मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व्ड, उसको ऑटोमेट करेंगे। सी, क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस, अ प्रोसेस हैविंग एन इंपैक्ट ऑन अदर बिजनेस प्रोसेसेस, उसको ऑटोमेट करो। सेल्स और परचेजेस का एग्जांपल लिया था इसमें, उसको ऑटोमेट करना चाहिए। ए, प्रोसेसेस जिसमें ऑडिट ट्रेल इन्वॉल्व होता है, उसको ऑटोमेट करो, अपना अकाउंटिंग का काम। आर, रेपिटेटिव या हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन जहां पे होते हैं, उसको ऑटोमेट करो। जो अपना स्टूडेंट वाला एग्जांपल लिया था, परचेज, स्टूडेंट एडमिशन, परचेज ऑर्डर बनाने का काम, उसको ऑटोमेट करो। टी, टाइम सेंसिटिव बिजनेस प्रोसेस, वो प्रोसेस जो टाइम बाउंड है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी रिटर्न, ये सब चीज को ऑटोमेट करो। एग्जाम फॉर्म भरना, उसको ऑटोमेट करो। टाइम, टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए। डन है, डन है, यहां तक 5 पॉइंट ये हुआ। उसके बाद अपने चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ बीपीए में। बेनिफिट्स ऑफ बीपीए क्या बोलता है? मैनुअल बिजनेस प्रोसेस में प्रॉब्लम्स क्या था आप जानते हो क्या? एरर्स बहुत सारा था, टाइम बहुत लग रहा था, कॉस्ट बहुत लग रहा था। तो वो एरर्स को अपने कम करते हैं, टाइम को कम करते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं, ये अपना फायदा है। एरर्स अगर कम करेंगे तो भाई रिलायबिलिटी, क्वालिटी रिजल्ट्स मिलने लगेगा, प्रोसेसेस विल बिकम रिलायबल, कॉस्ट कम होगा, एरर्स कम होंगे, यूजर्स विल स्टार्ट रिलाइंग ऑन द बिजनेस प्रोसेसेस। 2 पॉइंट ये हुआ। फिर अपना टाइम कम हो रहा है, टाइम सेविंग होगा, एम्प्लॉय का टाइम बचेगा, वो कहीं और काम कर पाएंगे। टर्न अराउंड टाइम कम, टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस, टर्न अराउंड टाइम, कस्टमर का टर्न अराउंड टाइम, प्रोसेस स्टार्ट से लेके प्रोसेस एंड तक का जो टाइम है वो कम होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। टाइम कम होने के कारण अपना एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एंड देयरफॉर हम लोग रिसोर्सेस कम यूज कर रहे होंगे तो अपना खर्चा बचेगा, रिड्यूस्ड कॉस्ट। और एक पॉइंट आता है विजिबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो जाएगा, और कुछ नहीं। नेक्स्ट चैलेंजेस, क्या हर टाइप के बिजनेस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं? नहीं, 2 टाइप के बिजनेस प्रोसेसेस हैं जो हम ऑटोमेट नहीं कर सकते। नंबर 1, रिडंडेंट या इररेलेवेंट बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करके कोई फायदा नहीं है। बुक डिलीवरी का एग्जांपल लिया था, ड्रोन से थोड़ी भेजेंगे। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेसेस, टीचिंग कैन नॉट बी ऑटोमेटेड, उसमें बहुत इंजीनियरिंग, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का रिक्वायरमेंट लगेगा, वो ऑटोमेट नहीं हो पाएगा। और 2 इसमें प्रॉब्लम्स क्या आता है? एक तो भाई स्टाफ डरेगा, स्टाफ रेजिस्टेंस, दे विल फील दैट देयर इज अ थ्रेट टू देयर जॉब्स। दूसरा अपना इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट लग जाएगा। रिडक्शन इन कॉस्ट होता है वो अपना इंप्लॉइज का कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट कम करता है ऑटोमेशन, पर ऑटोमेशन में इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट होता है, आपको या तो खरीदना होगा या डेवलप करना होगा, उसका खर्चा है। दूसरा आप स्टाफ लोगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, स्किल्ड एम्प्लॉइज का खर्चा है, वो एक खर्चा रहेगा। डन है चैलेंजेस भी, इससे अपना ऑटोमेशन हुआ। उसके बाद अपने गए थे स्टेप्स इन बीपीए इंप्लीमेंटेशन, पहले समरी से स्टेप्स देख लिया था। बीपीए इंप्लीमेंट करना है पर कैसे? सबसे पहले अंडरस्टैंड द व्हाई, रीजन समझो उसके पीछे, व्हाई डू वी नीड टू इंप्लीमेंट बीपीए। उसके बाद जस्ट बिकॉज आपने बीपीए किया डज नॉट मीन आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, सो रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझो। फिर तीसरा पॉइंट अपना आता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो ताकि क्लैरिटी मिले। फिर चौथा पॉइंट स्टेप 1 को सपोर्ट कर रहा होता है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो बीपीए करने का। बीपीए करके आप हासिल क्या करना चाह रहे हो उसको क्लियर कट मैनर में डिफाइन करो, इट हैज टू बी स्मार्ट। और उसके बाद हम लोग और आगे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, एक डेवलपर यानी बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट को बुलाओ, उसको हायर कर, उसको बुलाओ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। फिर वो आके आपका डेवलपमेंट तुरंत नहीं करता है, पहले वो आरओआई निकालेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा, उसके बाद वो डेवलपमेंट करेगा बेस्ड ऑन टॉप मैनेजमेंट अप्रूवल, एंड देन टेस्टिंग का काम किया जाएगा, एक्सेप्शन प्रोसेसिंग हम करेंगे। तो सबसे पहला व्हाई डू वी नीड बीपीए, व्हाई डू वी नीड बीपीए में जेनेरिक रीजंस क्या है बीपीए करने के पीछे?
एरर्स बहुत सारा है मैनुअल बिजनेस प्रोसेस में। ऑडिटर जब गया डॉक्यूमेंट्स खोजने के लिए, उसको डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं। इन नॉट एबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स, अनएबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स। क्या टाइप का डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला? एक तो भाई पेमेंट का, पेमेंट प्रोसेसेस में डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। देखो पेमेंट कर दिया, डुप्लीकेट पेमेंट्स कर दिया या लेट पेमेंट्स कर दिया, डुप्लीकेट पेमेंट्स किया, लेट पेमेंट्स किया, पेमेंट कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज आया नहीं है पेमेंट रिलेटेड। फिर डेटर मैनेजमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज जा चुके हैं, पैसे नहीं आए कस्टमर पे, पुअर डेटर मैनेजमेंट। और उसके बाद पता चला एम्प्लॉइज को भी हम टाइम टू टाइम ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। देयरफॉर कस्टमर्स विल आल्सो बी डिससैटिस्फाइड, जेनेरिक रीजंस। रूल्स एंड रेगुलेशन, जहां कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन रिटेंशन रिक्वायरमेंट्स बोला गया है उसको आप समझ के करो। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स, जो एक्ट में लिखा है, जस्ट बिकॉज आपने ऑटोमेट कर लिया डज नॉट गिव यू द राइट कि आप अपने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स, 7 साल 8 साल जो अपना कंपनी लॉ इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, वो आप नहीं फॉलो करोगे। डॉक्यूमेंटिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, यहां हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोसेस, करंट प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। क्यों? फायदा क्या है? बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। नंबर 1 भाई बॉटलनेक, इनएफिशिएंसी, एरर्स कहां पर है, इसका सोर्स अपने को बताएगा। इट हेल्प्स अस डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ इनएफिशिएंसी, बॉटलनेक्स एंड एरर्स जो भी है। उसके बाद अपने को करंट प्रोसेस में क्लैरिटी मिलता है, कहां गलती सुधारना चाहिए, क्या बेटर हम कर सकते हैं। देयरफॉर नया प्रोसेस कैसा होना चाहिए हम डिजाइन कर पाएंगे। इट हेल्प्स अस इन डिजाइनिंग द प्रोसेस। फिर ऑब्जेक्टिव गोल बनाओ, आप क्या हासिल करना चाह रहे हो बीपीए के थ्रू। इट हैज टू बी स्मार्ट, इट हैज टू बी स्मार्ट। एस यानी स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अटेनेबल, आर रेलेवेंट, टी टाइमली। स्पेसिफिक क्लियरली डिफाइंड होगा, मेजरेबल क्वांटिफाइबल होना चाहिए, अटेनेबल मतलब अचीवेबल ऑब्जेक्टिव बनाओ, ये नहीं कि कुछ भी बना दिया। रेलेवेंट होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, और टी टाइमली, एक टाइम बाउंड मैनर में हम उसको पूरा करते हुए चलेंगे। फिर कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे नई, एक बीपीसी बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट को बुलाया जाएगा और वो बनाएगा। वो क्या करेगा? सीधा सीधा आके बिजनेस प्रोसेस को पहले समझेगा, उसके बाद वो प्रॉब्लम को समझेगा और उसके बाद अपने को सोल्यूशन बताएगा। तो वो अनबायस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट का, उसका एक्सपीरियंस देखेंगे बिजनेस प्रोसेस को समझने के पीछे, और फिर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं, उसका एक्सपीरियंस देखेंगे, और उसमें सोल्यूशन देने का कैपेबिलिटी, एक्सपर्टीज होना चाहिए। वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके, हर सोल्यूशन के पीछे क्या फायदा क्या नुकसान है वो सब क्लियर कट मैनर में बताएगा। डन है। उसके बाद अपने गए थे स्टेप 6 में, जहां पे हम आरओआई निकाल रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम कर रहे हैं यहां पर। तो आरओआई यहां पे निकाला जा रहा है, कैसे, क्या बेनिफिट्स है, क्या रीजन फॉर जस्टिफिकेशन है, जो अपने को बताएगा, जो प्रूफ देगा कि भाई वी कैन गो अहेड विद बीपीए। तो इसका जस्टिफिकेशन होगा स्टेप 1 जो पढ़े थे ना, रीजंस बाय बीपीए, उसका ऑपोजिट। वहां एरर्स पढ़ा था, यहाँ पे बेटरमेंट्स पढ़ेंगे, क्या चीज को अपने को बेटर करना है। वहां पे अपने को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा था, यहाँ अपने को इंस्टेंट एक्सेस टू रिकॉर्ड, तुरंत डॉक्यूमेंट्स मिल गया। पेमेंट्स बढ़िया से हो रहा है, टाइमली मैनर में हो रहा है, डुप्लीकेट पेमेंट्स, लेट पेमेंट्स आर बीइंग अवॉइडेड, कॉस्ट बचेगा। तीसरा, डेटर मैनेजमेंट बेटर हो गया है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लोज, कस्टमर से पैसा टाइमली आ रहा है, एंड देयरफॉर कस्टमर सर्विस बेटर हो गया है। ये तो था ऑपोजिट वाले पॉइंट्स। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग कॉस्ट सेविंग्स का देखे थे। एक कॉस्ट सेविंग्स होता है, क्या क्या कॉस्ट सेविंग्स हो रहा है, एम्प्लॉय का खर्चा बच रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट सेविंग्स, स्पेस यानी जगह, रेंटल कॉस्ट का खर्चा बच रहा है, डॉक्यूमेंट्स, फिजिकली डॉक्यूमेंट्स रखने में कैबिनेट स्पेस लगता है तो रेंटल कॉस्ट बचेगा। दूसरा, हम लोग फाइन पेनल्टी अवॉइड कर देंगे, फाइन पेनल्टी अवॉइड कर दिया जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ ऑडिट को भी बचा लेंगे, ऑडिट बचा लेंगे। आईटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न वगैरह टाइमली फाइल करेंगे तो पेनल्टी फाइन नहीं लगेगा, ऑडिट भी नहीं होगा, और ऑडिट जल्दी हो जाएगा, ऑडिटर को बहुत ज्यादा टाइम डॉक्यूमेंट्स खोजने में नहीं लगेगा। एलिमिनेटिंग कॉस्ट ऑफ फाइन्स, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ऑडिट्स। उसके बाद डेवलप करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। डेवलप कैसे किया जाएगा, टॉप मैनेजमेंट का फाइनल अप्रूवल ले लो। टेस्ट कैसे करेंगे, एक्सेप्शन प्रोसेसिंग, कहीं कोई गलती मिला तो वो एक्सेप्शन प्रोसेसिंग मतलब एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में चला जाएगा, उसको हम इंप्रूव करे होंगे। डन, ये डन है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, विच इज रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट। यहां हम लोग पहले बहुत चीजों को डिफाइन करते हैं। रिस्क, ये एग्जांपल लिया था हैकर का एग्जांपल लिया था। रिस्क क्या है, द रिस्क की हैक हो जाए, हैक होने का रिस्क, पोटेंशियल हार्म किसके वजह से आ रहा है, एक थ्रेट की वजह से आ रहा है, कॉज्ड बाय अ थ्रेट। वो कब करेगा, जब कोई वल्नरेबिलिटी हो,
when the threat exploits a vulnerability, और नुकसान किसको पहुंचाएगा? एसेट को। टू कॉज डैमेज टू एन एसेट, रिस्क है हैक होने का, थ्रेट कौन है? हैकर। वल्नरेबिलिटी क्या है? आपका पासवर्ड्स वीक है, और उसका एसेट क्या? अपना एसेट क्या है? अकाउंट में जो डेटा पड़ा है वो अपना एसेट है। तो हार्म इज रिस्क इज पोटेंशियल हार्म कॉज्ड इफ अ थ्रेट एक्सप्लॉइट्स अ वल्नरेबिलिटी टू कॉज डैमेज टू एन एसेट। इससे अपने पास आता है थ्रेट मतलब क्या? थ्रेट कोई एक एजेंट होगा, कोई इवेंट होगा, कुछ भी विच हैज द पोटेंशियल टू हार्म, वो हार्म पहुंचाएगा किसको? एसेट को, सॉफ्टवेयर सिस्टम या उसके कोई कंपोनेंट्स को। कैसे? कीचड़ उछाल के, थ्रू मड, मॉडिफिकेशन, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिसरप्शन, डिनायल ऑफ सर्विस। डिसरप्शन या डिस्ट्रक्शन, डिनायल ऑफ सर्विस, मड, करेक्ट थ्रेट हुआ। उसके बाद अपने आते थे वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस, वीकनेस विच एक्सपोजेज अ सिस्टम टू थ्रेट्स। अपने सिस्टम में कहीं वीकनेस है जिसके कारण थ्रेट्स को हम बुलावा दे रहे हैं, विच एक्सपोजेज इट टू थ्रेट्स, अलाउ करता है थ्रेट को आके नुकसान पहुंचा दो। दो जगह वल्नरेबिलिटी हो सकता है, अपने सिस्टम्स में, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में, या सिक्योरिटी सिस्टम्स में, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स में, करेक्ट, पासवर्ड्स वगैरह में। उसके बाद बात कर रहे थे एसेट्स का। एसेट्स इज समथिंग विच इज ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी डेटा, इंटैंजिबल एसेट, टैंजिबल एसेट्स, डेटा, फिक्स्ड एसेट्स, एम्प्लॉइज, ये सब अपने एसेट्स है। सॉफ्टवेयर एसेट्स है। तो इसमें अपना कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ आता है। क्या? दे आर ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एंड इट कैन नॉट बी इजिली रिप्लेस्ड विदाउट टाइम एंड कॉस्ट। इसमें क्लासिफिकेशन पढ़े थे। प्रोप्राइटरी, अपना वीडियोस विच यू ओन, हाईली कॉन्फिडेंशियल, डेटा लीक हो सकता है, मर्जर एंड एक्विजिशन वाला डेटा, पर इससे ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट मतलब मिलिट्री डेटा विच इज टॉप सीक्रेट, वो कहीं लीक नहीं होना चाहिए वरना बहुत नुकसान पहुंच सकता है, राइट। ये तो अपना रिस्क का बात किए थे। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क तीन चीज पे ब्रॉडली डिपेंड करता है। नंबर वन लाइक्लीहुड यानी प्रोबेबिलिटी, नंबर टू कॉन्सिक्वेंस यानी इंपैक्ट ऑफ रिस्क, कितना ज्यादा एक्सपोजर है, और नंबर थ्री टाइमिंग, रिस्क कब ऑकर कर रहा है। तो दो तीन चीज में अपने को दो चीज का डेफिनेशन दिया हुआ है। लाइक्लीहुड माने क्या? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क ऑकरिंग, प्रोबेबिलिटी दैट अ थ्रेट विल सक्सीड, थ्रेट विल बी सक्सेसफुल। किस पे डिपेंड करेगा? थ्रेट ज्यादा होना चाहिए। अगर थ्रेट ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क बढ़ जाता है। अगर अपना सेफगार्ड यानी काउंटर मेजर, अगर अपने सेफगार्ड कम है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि रिस्क ऑकर होगा। एक बार अगर रिस्क ऑकर हो गया, व्हेन अ रिस्क मटीरियलाइजेस, तो नुकसान कितना वो बात करेगा, एक्सपोजर या इंपैक्ट। एक्सटेंट ऑफ लॉस which an enterprise has to face when a risk materializes. रिस्क मटीरियलाइज हुआ तब अपना नुकसान कितना? दो टाइप से, इमीडिएट इंपैक्ट, बैंक में कैश लॉस हो जाएगा, इमीडिएट इंपैक्ट। एक रियल टर्म लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, बैंक का रेप्यूटेशन खराब हो जाएगा, कोई पैसा रखना नहीं चाहेगा उसमें, एक्सपोजर। तो ये हुआ अपना मेजरमेंट का बात। फिर एक काउंटर मेजर देखे थे, ये बात करता है सेफगार्ड्स का, सेफगार्ड या कंट्रोल्स विच रिड्यूसेस द वल्नरेबिलिटी, वो वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करता है, राइट। फिर एक अटैक वाला पॉइंट था। अटैक कुछ नहीं होता है, एक अनऑथराइज्ड एक्सेस जिसके कारण अपना CIA कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। क्लियर है? ये डेफिनेशंस पे गए थे। इसके बाद चाहे आप कितना ही काउंटर मेजर कंट्रोल्स वगैरह क्यों ना लगा लो, कितना ही काउंटर मेजर लगा लो, पर कुछ तो रिस्क हमेशा रहेगा, नोन एज रेसिडुअल रिस्क। इट इज द रिस्क रिमेनिंग इवन आफ्टर काउंटर मेजर्स आर इंप्लीमेंटेड। मतलब अपना ऑब्जेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ रिस्क कभी नहीं होगा, अपना ऑब्जेक्टिव हमेशा मिनिमाइजेशन या और बेटर बोला जाए तो मिटिगेशन ऑफ रिस्क होगा। रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड एंड मिटिगेटेड, जिसके लिए हम कंट्रोल्स लगा रहे होते हैं, राइट। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क पे। यहां पे अपने को दो टाइप का रिस्क पढ़ना है, एक है बिजनेस रिस्क, दूसरा है टेक्नोलॉजी रिस्क, और तीसरा डेटा रिलेटेड रिस्क का बात करते हैं जो अपने चैप्टर 3 में देखेंगे। तो पहले बिजनेस रिस्क का बात कर लेते हैं। बिजनेस रिस्क अगेन वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इमेजिन करो। सबसे पहला ऊपर में स्ट्रेटेजिक रिस्क आएगा। स्ट्रेटेजिक रिस्क भाई मैनेजमेंट के लेवल पे लगता है, जो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पा रहा, रिस्क दैट ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट मेट। अगर ये क्वेश्चन आता है ना टाइप्स ऑफ रिस्क एक्सप्लेन करने को, एग्जांपल जरूर से लिखना, क्योंकि बुक में एग्जांपल लिखा हुआ है। एग्जांपल्स लिखना जहां जहां पे लिख सकते हो, और अगर बुक में दिया है तो पक्का ही लिखना। स्ट्रेटेजिक रिस्क, रिस्क दैट ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी मेट। एग्जांपल क्या है इसका? सप्लायर्स की वजह से रिस्क, रेप्यूटेशनल रिस्क, लीडरशिप मैनेजमेंट छोड़ के चले जाए वो रिस्क,
स्ट्रैटेजी मीट नहीं हो पा रहा है वो रिस्क, कस्टमर के चेंजेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं वो रिस्क। कैसे आता है ये सब रिस्क? ऑपरेशनल रिस्क के कारण। ऑपरेशनल रिस्क जो अपना डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे बिजनेस प्रोसेसेस हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैरी आउट नहीं कर पा रहे। एग्जांपल, इनएडिक्वेट या फेल्ड बिजनेस प्रोसेसेस, कोई फ्रॉड्यूलेंटली कुछ काम कर ले एम्प्लॉयज के कारण, फ्रॉड या क्रिमिनल एक्टिविटी बाय एम्प्लॉयज। और क्या रिस्क आता है? और अपना आता है फाइनेंशियल रिस्क, नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट, मॉनेटरी लॉस, क्रेडिट रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क जिसको बोलते हैं, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, मार्केट में इन्वेस्ट करने के कारण जो रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाए उसके कारण नुकसान, वो रिस्क होगा। और फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रिस्क होगा। कमोडिटी प्राइस ऊपर नीचे हो जाए वो रिस्क हो सकता है। फिर कुछ तो रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिस्क होगा। क्या? इनकम टैक्स आपने टाइमली फाइल नहीं किया, जीएसटी टाइमली फाइल नहीं किया, कोई भी लेवल पे म्यूनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स आपने पे नहीं किया, वो रिस्क होगा। इसके कारण आपको फाइन्स एंड पेनल्टी लगेगा। इट इंक्लूड्स रिस्क ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। क्लियर? और कितना, और एक और दो रिस्क जो आता है वो एक है अपना हजार्ड रिस्क, रिस्क विच आर इंश्योरेबल, इंश्योरेबल रिस्क। नेचुरल डिजास्टर और टेररिज्म का रिस्क इंश्योरेबल नहीं होता है, पर बुक में लिखा है तो अपने मान लेंगे। नेचुरल डिजास्टर और टेररिज्म। कौन सा रिस्क पे अपने यूजुअली इंश्योरेंस लेते हैं? फायर, थेफ्ट, ये सब के ऊपर में। फिर आता है अपना रेसिडुअल रिस्क जो अभी पढ़ा, रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड। क्लियर आ रहे बात? नेक्स्ट अपने बात करते हैं टेक्नोलॉजी रिस्क का। टेक्नोलॉजी रिस्क क्या बोलता है? टेक्नोलॉजी रिस्क को हमने दो पॉइंट्स के ग्रुप में, दो पॉइंट का ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। नंबर वन, पहला सेट होगा टेक्नोलॉजी फेल होगा। टेक्नोलॉजी फेल होने के कारण देयर बी डाउन टाइम। डाउन टाइम, कुछ चीजें खराब हो जाएंगी। डाउन टाइम, आइडल टाइम, डाउन टाइम मतलब आइडल टाइम, डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर। फिर टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगा, टेक्नोलॉजी बदलता रहेगा, तो फ्रीक्वेंट चेंजेस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हुआ टेक्नोलॉजी फेलियर और ऑब्सोलेसेंस का पॉइंट। उसके बाद अपने आते हैं टेक्नोलॉजी एक ही कंपोनेंट का होता है क्या? नहीं। और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व मल्टीपल कंपोनेंट्स। आप कंप्यूटर का एग्जांपल हो ना, उसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू सब कुछ रहता है। इट इन्वॉल्व मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम्स। अगर वो मल्टीपल कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व करता है तो मल्टीपल कंपोनेंट्स विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क्स which will require different type of controls. So next point number 4 उससे ही आता है, different type of controls are required for different type of technologies. Correct? तो each technology has a different type of risk जिसके कारण आपको अलग कंट्रोल लगेगा। 4 पॉइंट इधर हो गया। उसके बाद हम आए थे अपने पास क्वेश्चन, यहां तक क्वेश्चन ये था भाई ये टेक्नोलॉजी ऐसा चीज है क्या हम लोग खुद कर सकते हैं? आर वी केपेबल टू बिल्ड इट इन हाउस, डेवलप कर सकते हैं या अपने वेंडर को आउटसोर्स कर दे? क्वेश्चन ये था। अगर आप वेंडर को आउटसोर्स कर रहे हो तो वहां पे रिस्क आ रहा है डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी। और अगर वेंडर्स को आउटसोर्स कर रहे हो तो यहां वेंडर रिस्क आया। अब क्वेश्चन उठता है वेंडर रिस्क कितना है? वेंडर रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अगर आपके कम वेंडर्स है, सिंगल वेंडर है, रिस्क बहुत ज्यादा है। और वही आप अगर आप मल्टीपल वेंडर्स रखे हो तो आप एक कोई वेंडर पे डिपेंड नहीं करते। योर रिस्क इज डाइवर्सिफाइड, रिस्क इज डिवाइडेड अमंगस्ट डिफरेंट वेंडर्स, सो रिस्क कम हो जाता है। 2 पॉइंट वेंडर रिलेटेड रिस्क आया। फिर एक अपना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का पॉइंट था। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होना एक रिस्क होता है। इफ देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाता है, वीकनेस बढ़ जाता है, देयरफॉर चांसेस ऑफ रिस्क यानी फ्रॉड, एरर बढ़ जाता है। राइट? इसका एग्जांपल लिया था बैंक में। हम लोग अगर एक ही जन लोन इनिशिएट कर रहा है, लोन अप्रूव कर रहा है, लोन रिव्यू कर रहा है, लोन डिसबर्स कर रहा है, तो वहां पे बहुत बड़ा रिस्क है। अलग अलग लोगों में बांटो। जनरल लेजर में भी आगे पढ़ेंगे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी देखा था। जर्नल एंट्री एक जन बना रहा होता है, दूसरा जन अप्रूव करता है, तीसरा जन रिव्यू करता है। करेक्ट? और फिर ये टेक्नोलॉजी रिस्क 2 तरह के लोगों से आ सकता है। नंबर 1 इज एक्सटर्नल लोगों से, एक्सटर्नल थ्रेट्स माने हैकर्स के कारण जो इंटरनेट के थ्रू अपने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरा अपने इंटरनल लोग, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल रिस्क फ्रॉम इंटरनल एम्प्लॉइज। वो दे आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल। वो वीकेस्ट लिंक्स है क्योंकि उनको प्रिविलेजेस, उनको कुछ एक्सेस कंट्रोल्स दिया जाता है जिसका वो फायदा उठा के मिसयूज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेस को। क्लियर है एकदम? चलो नेक्स्ट। ये तो अपने रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क का बात किए थे। डेटा रिलेटेड रिस्क हम लोग चैप्टर 3 में देखेंगे। अब रिस्क का तो बात कर लिए, बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क है तो क्या उस पर हम लोग कुछ स्टेप्स लगाएंगे, कुछ
काम करेंगे टू रिड्यूस रिस्क, ऑफ कोर्स वो तभी तो अपना रिस्क का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, दो काम करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। नंबर 1 रिस्क असेसमेंट किया जाता है, नंबर 2 रिस्क रिडक्शन किया जाता है, रिस्क मिनिमाइजेशन मिटिगेशन किया जाता है। तो रिस्क असेसमेंट भाई कैसे करते हैं? अगेन दो चीज, रिस्क असेसमेंट में हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ रिस्क को, थ्रेट कौन सा है, वल्नरेबिलिटी कौन सा है, सबको आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसका प्रोबेबिलिटी और इंपैक्ट कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड या इंपैक्ट ऑफ रिस्क। हर एक सोर्स से रिस्क कितना है अपने को। एक बार रिस्क असेसमेंट हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया, कैलकुलेट कर लिया कितना नुकसान हो सकता है, इंपैक्ट कितना होगा, एक्सपोजर कितना है अपना, फिर अपने चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। असेस हो गया, असेसमेंट इज डन, फिर अपने करते हैं टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। कंट्रोल्स लगाओ, रिस्क को रिड्यूस करो, राइट। तो इससे अपना आता है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में हम क्या करते हैं? सबसे पहले अगर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड अपना बहुत कम है, वेरी लो है, तो भाई रिस्क को इग्नोर कर दो, टर्न बैक कर दो। ये पॉइंट आपके आईसीए मटेरियल में May 22 ऑनवर्ड्स काट दिया गया है, पर मैं पर्पसली मैंने ये पॉइंट को नहीं काटा, मैं नहीं कटवाया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मंथ में कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड बहुत कम है, अपने टर्न बैक, अपने इग्नोर कर देंगे उस रिस्क को, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अगर प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड कम है, लो है, तो हम लोग क्या करेंगे? देन वी विल एक्सेप्ट और वी विल टॉलरेट द रिस्क। हम मान लेंगे कि ये रिस्क एग्जिस्ट करता है, और यहीं पे कॉस्ट ऑफ द लॉक इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द एसेट इट प्रोटेक्ट्स। तो यहां पे कंट्रोल लगा के कोई फायदा नहीं है, कंट्रोल लगाएंगे तो भाई उसका खर्चा ही एसेट के वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा। जैसे पेटी कैश के ऊपर कंट्रोल लगाना, 100-200 रुपए के ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं लगाएंगे। फिर मान लो अगर अपना प्रोबेबिलिटी बट सॉरी, एक चीज यहां पे ये देखना होगा कि आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना होगा कि पेटी कैश इतना ज्यादा कभी नहीं हो जाए कि वो रिस्क का जरिया बन जाए। इट हैज टू बी रिव्यूड पीरियोडिकली। सेंस बना? फिर तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं, फिर अब तीसरा कैटेगरी पे बात करेंगे। ये चार्ट में देखो, तीसरा कैटेगरी पे बात करेंगे जब अपना प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड या इंपैक्ट बहुत हाई हो जाए। तो तीन चीज आता है। नंबर 1, या तो आप रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर या शेयर द रिस्क। इंश्योरेंस कंपनी को, वेंडर को आउटसोर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इनको आप रिस्क ट्रांसफर कर दो। 2 पॉइंट, इंश्योरेंस या आउटसोर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। नेक्स्ट अगर आपका रिस्क कोई टेक्नोलॉजी या वेंडर के कारण है तो उसको रिप्लेस करो, रिप्लेस या एलिमिनेट द रिस्क, रिप्लेस द टेक्नोलॉजी और वेंडर जिसके कारण आपको रिस्क है। और तीसरा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ट्रीट और मिटिगेट द रिस्क, मतलब टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। कंट्रोल्स लगाओ टू मिनिमाइज द लेवल ऑफ रिस्क विच इज एग्जिस्टिंग। यहां तक क्लियर है? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में क्या है? सेम चीज, इट इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस। ये काम मैनेजमेंट कर रहा होता है। नाम में देखो ना, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज लेवल पे हो रहा है तो मैनेजमेंट ही करेगा। इट इज अ प्रोसेस जो कंपनी का टॉप लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट करता है। क्या करेगा? रिस्क मैनेजमेंट ही तो करेगा। क्या? पहले आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क कितना है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फिर ये चेक करेगा वो कि वो उसके रिस्क एपेटाइट के अंदर होना चाहिए। इट हैज मैनेजमेंट विल मैनेज द रिस्क टू बी विद इन द रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट मतलब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। हाउ मच रिस्क एम आई विलिंग टू एक्सेप्ट इज माई रिस्क एपेटाइट। और वो ये कैसे रिस्क को मैनेज करेगा? बाय पुटिंग कंट्रोल्स इन प्लेस। तो कंट्रोल्स कैसे लगाएगा? कंट्रोल्स वो होगा जो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करे दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड अनडिजायर्ड इवेंट्स आर प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड। आगे देखेंगे अभी वो। फिर यहां क्वेश्चन आता है बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम क्या है? बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम, मैनेजमेंट ऊपर लेवल पे 2 काम करेगा। सबसे पहले वो रिस्क एपेटाइट और स्ट्रैटेजी को निकालेगा, उनको अलाइन करेगा। उसके बाद रिस्क, रिटर्न और ग्रोथ को लिंक करेगा। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न ऑब्जेक्टिव, हायर द ग्रोथ। अगर आपका ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ज्यादा है तो आप ज्यादा रिस्क लेने को रेडी होगे। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को रेडी हो, रिवॉर्ड यानी रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलने का प्रोबेबिलिटी होगा। तो अलाइन रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रैटेजी, लिंक ग्रोथ, रिस्क एंड रिटर्न। उस बेसिस पे हम रिस्क को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। वी प्रोवाइड रिस्क रिस्पॉन्सेज, 5 T's जो भी पढ़ के आया, रिस्क रिस्पॉन्स किया। द मोमेंट आप रिस्क रिस्पॉन्स कर रहे होते हो, 2 चीज होता है। एक जो सरप्राइज एलिमेंट होता है, एडवर्स इवेंट्स, वो मिनिमाइज होता है, मिनिमाइजिंग ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस।
तो कुछ भी अनएंटिसिपेटेड नहीं लगता, कुछ भी नया नया नहीं लगता, कुछ भी शॉक नहीं लगेगा। और फिर यहां पे आप दूसरा जगह क्या कर रहे हो, अगर कोई पोटेंशियल इवेंट है, अपॉर्चुनिटी है, उसको आप सीज कर रहे होते हो, फायदा उठा रहे होते हो, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंगली यू विल एलोकेट योर कैपिटल, रैशनलाइज कैपिटल, एलोकेशन ऑफ कैपिटल मोर इफेक्टिवली या एफिशिएंटली। और कुछ रिस्क तो भाई क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क भी होते हैं, जो एक डिपार्टमेंट से या एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन या डिपार्टमेंट भी चले जाते हैं। सॉरी, आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, जिनका इंटर रिलेटेड इंपैक्ट होगा, सिर्फ इंडिविजुअल रिस्क नहीं होते अपने पास। और इंटर रिलेटेड इंपैक्ट वाले रिस्क को, क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क को जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स उसमें प्रोवाइड करेंगे, विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सेज या सॉल्यूशंस। इससे रिलेटेड फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते थे, फ्रेमवर्क या कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम क्या होना चाहिए। फ्रेमवर्क या कंपोनेंट्स, मैनेजमेंट क्या करेगा, खुद से सोचो। कंपोनेंट्स यानी एक्टिविटीज, मैनेजमेंट क्या करेगा, सबसे पहले वो एक इंटरनल एनवायरनमेंट सेट कर देगा, सेट्स द टोन ऑफ द एंटरप्राइज। जितना सीरियस मैनेजमेंट होगा उतने ही सीरियस बाकी के एम्प्लॉयज होंगे। तो एनवायरमेंट रिस्क का एक एनवायरमेंट सेट करेगा, करेक्ट, इंटरनल एनवायरमेंट। उस बेसिस पे अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा, उसी बेसिस पे ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा रिस्क एपेटाइट के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, ये तो मैनेजमेंट ब्रॉड लेवल पे कर दिया। उसके बाद इवेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, कौन सा एडवर्स इवेंट्स है, कौन सा अपॉर्चुनिटी है। पोटेंशियल इवेंट्स डिवाइडेड इनटू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, राइट। फिर हम रिस्क को रिस्पॉन्स करेंगे, पोटेंशियल जो एडवर्स इवेंट्स है उसको कम करना है, उसके इफेक्ट को कम करना है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। रिस्क असेसमेंट, देन रिस्क असेसमेंट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग द रिस्क एंड मेजरिंग इट्स इंपैक्ट। रिस्क मेजरमेंट, उसका लाइक्लीहुड कितना है, उसका एक्सपोजर कितना है। उसके बाद हम रिस्क रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एडवर्स जो अपना एडवर्स इवेंट्स है उसके इफेक्ट्स को कम करो, उसका लॉसेस, उसके वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं अपने को उसको कम करो, एंड जो अपना पोटेंशियल इवेंट्स है फेवरेबल, उसका फायदा उठाओ, अपॉर्चुनिटी। इसलिए फिर कुछ कंट्रोल्स होगा, कुछ रिस्क होगा जिसको हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे, वहां कंट्रोल लगाने का बात किया जाएगा, कंट्रोल एक्टिविटीज। और कंट्रोल तो तब फायदेमंद रहेगा जब आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बॉटम अप, टॉप डाउन, अक्रॉस द एंटरप्राइज फ्लो होना चाहिए। और फिर हम मॉनिटरिंग का काम टाइम टू टाइम कर रहे होंगे, दो टाइप से, ऑन गोइंग, कंटिन्यूअस या पीरियोडिक इंटरवल्स पे, एट फ्रीक्वेंट पीरियोडिकल इंटरवल्स, जिसको हम सेपरेट इवैल्यूएशंस बोलते हैं। सो इंटरनल या कंपोनेंट्स या एनवायरनमेंट ऑफ ईआरएम क्या बोलता है, इंटरनल एनवायरनमेंट सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया, उस बेसिस पे इवेंट को आइडेंटिफाई किया, रिस्क को असेस किया, रिस्क को रिस्पॉन्स किया, कंट्रोल एक्टिविटीज लगाए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग करते गए, करेक्ट। इसी बेसिस पे आपको ध्यान होगा, एक कंट्रोल एक्टिविटीज वाला पॉइंट भी आता है, यहीं पे कर लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का फ्रेमवर्क या कंपोनेंट्स क्या है, कंट्रोल में अभी चलेंगे पर ये पॉइंट अभी यहीं पे कवर कर लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का फ्रेमवर्क या कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहले वहां पे भी, यहां अभी देखा इंटरनल एनवायरनमेंट ऑब्जेक्टिव सेटिंग हुआ, वहां पे कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट हो रहा है, इट सेट्स द बेसिस की कंट्रोल्स कैसे लगाना है। उस बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे इवेंट आइडेंटिफाई किया, रिस्क असेसमेंट किया, रिस्क रिस्पॉन्स किया, ये तीनों ही काम वहां पे हम लोग रिस्क असेसमेंट के अंदर पे कर रहे हैं, और बाकी का पॉइंट सेम चलेगा। रिस्क असेसमेंट में रिस्क आइडेंटिफाई, रिस्क रिस्पॉन्स और रिस्क मेजरमेंट और रिस्क रिस्पॉन्स कर लिया। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज लगाओ, पॉलिसीज प्रोसीड्यूर्स विल बी पुट इन प्लेस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन किया जाएगा, हर जगह से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन का बात आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, ऑनगोइंग एक्टिविटीज का मॉनिटरिंग, ऑनगोइंग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, और पीरियोडिकल इंटरवल्स पे सेपरेट इवैल्यूएशंस किया जाएगा। सेंस बन रहा है यहाँ पे, सेंस बन रहा है यहाँ पे, डन। उसके बाद हम कहां जाते हैं, इधर आ जाओ कंट्रोल्स पे, उसके बाद हम जाते हैं कंट्रोल्स पे, इधर कंट्रोल्स पे आ जाओ। तो कंट्रोल क्या होता है वो हम यहां से देखे थे, यहां आपको मार्किंग नहीं दिख रहा है पर आपके बुक में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल क्या है, कंट्रोल्स में हमने याद रखो, इंटरनल कंट्रोल्स में डिस्कस किया था 3PS, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स, प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रक्चर। 3PS, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स, प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रक्चर, जो क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस, कंप्लीट एश्योरेंस नहीं क्योंकि कोई रेसिडुअल रिस्क है,
reasonable assurance that business objectives are achieved and undesired events are prevented, detected and corrected. करेक्ट. इसी बेसिस पे हम आए थे ऐसे 315 में. ऐसे 315 मैंने आपको बोला था इंटरनल कंट्रोल इज अ हॉर्स व्हिच हैज टू टेक केयर ऑफ इट्स फोल. फोल मतलब एफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही होना चाहिए, ओ ऑपरेशन सही होना चाहिए, ए एसेट्स को सेफगार्ड करेंगे, एल लॉज एंड रेगुलेशंस को मीट करते हुए चलेंगे. राइट. और इसी से अपना इंटरनल कंट्रोल का लिमिटेशंस आया था कि इंटरनल कंट्रोल लिमिटेशंस में यह आया था अ हॉर्स कैन नॉट बिकम द सीएम. कैन और सीएम, सी से इसमें आता है द कॉस्ट शुड नॉट, द कॉस्ट एक्सीड्स द बेनिफिट्स, ये उसका लिमिटेशन है. ए अब्यूज कर सकते हैं हम इंटरनल कंट्रोल को. एन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल नेचर पे इंटरनल, अनयूजुअल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे इंटरनल कंट्रोल कभी काम नहीं करेगा. सी ए एन डन. वापस से सी और एम. सी का मतलब होता है सर्कमवेंशन ऑफ कंट्रोल्स थ्रू कल्यूजन ऑफ एम्प्लॉइज. कल्यूजन मिली भगत, दो एम्प्लॉइज साथ में मिल गए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पॉसिबल नहीं होगा उसके कारण. एम मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट. मैनेजमेंट खुद जिसने कंट्रोल सेट किया वो खुद ही मैनिपुलेट कर रहा है कंट्रोल्स को, जहां पे एस्टिमेट्स या जजमेंट्स इन्वॉल्व है जैसे पीबीडीडी. नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट हम एक और चीज देखे थे आईएस कंट्रोल क्या होता है. आईएस मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम या बोले तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आईएस कंट्रोल्स क्या होता है, ये भी ब्रॉडली वही काम करेगा, रिस्क को मिटिगेट करेगा. सबसे पहले रिस्क को मिटिगेट करेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हमारा हेल्प करेगा. और आईएस का दो कंपोनेंट होता है, मैंने आपको लिखा रखा है. एक वो एसेट्स को सेफगार्ड करता है, दूसरा डेटा. दो कंपोनेंट, एसेट होता है, डेटा होता है. सो एसेट्स को सेफगार्ड करने में कंट्रोल काम आता है और डेटा के इंटेग्रिटी को बचाने में कंट्रोल काम आता है. 4 पॉइंट. वो रिस्क को मिटिगेट करने में हेल्प करेगा. कैसे? by ensuring that we achieve our objectives, business objectives, assets को सेफगार्ड करने में और डेटा के इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने में आईएस कंट्रोल्स काम आता है. फिर हम देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ आईटी या आईएस कंट्रोल. दो टाइप का कंट्रोल लगता है, एक जनरल कंट्रोल्स या बोले तो आईटीजीसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स, दूसरा एप्लीकेशन कंट्रोल्स. इसमें भीम फोन पे का एग्जांपल लिया था, जब इनिशियली भीम को डाउनलोड करो, सॉरी इसमें हम लोग ने फोन का एग्जांपल लिया था. फोन पे जो आपका जनरल कंट्रोल लेता है, मेन फिंगरप्रिंट या पासवर्ड या फेस डिटेक्शन, आपके चेहरे से ही वो खुलेगा. दूसरा, फोन पे कोई घुस जाए पर आपके व्हाट्सएप पे नहीं घुस पाएगा, दैट इज योर एप्लीकेशन कंट्रोल. राइट. तो जनरल कंट्रोल क्या है? समथिंग ऑल्सो नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चरल कंट्रोल्स. इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल्स ये मैक्रो इन नेचर है, जनरल लेवल पे डिफरेंट लेयर्स पे लगाया जाता है. राइट. और ऑब्वियसली वो बेसिक पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स है. अभी तो देखे 3PS, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स, प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रक्चर. फिर एप्लीकेशन कंट्रोल्स का बात करते हैं. दीज आर स्पेसिफिक टू दी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक टू एनी बिजनेस एप्लीकेशन. इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस. ये स्पेसिफिक कंट्रोल्स है, स्पेसिफिक टू दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. व्हाट्सएप का अपना कंट्रोल, इंस्टाग्राम का अपना आईडी पासवर्ड, फेसबुक का अपना आईडी पासवर्ड, बैंकिंग एप्लीकेशन का अपना आईडी पासवर्ड. So it provides an interface between the user and the business function. Correct? उसके बाद टाइप्स ऑफ आईटीजीसी का बात करते हैं. ये ब्रॉड लेवल पे हम लोग चलते गए थे. सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करेगा? एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएगा, एक ओवरऑल लेवल पर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएगा एसेट्स वगैरह को सेफगार्ड करने के लिए, डेटा की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए. वो कैसे, पॉलिसी में क्या डिफाइंड रहेगा, कौन किस चीज को एक्सेस कर सकता है और उसको ऑथेंटिकेशन कैसे देना है. ओनली ऑथराइज्ड पर्संस विल बी गिवन एक्सेस. एंड एक्सेस किस बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा, ऑथराइजेशन कैसे किया जाएगा? थ्रू सेग्रीगेशन ऑफ आईटी फंक्शंस. बोले तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे होंगे, तो ये 3 काम तो मैनेजमेंट किया. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक ओवरऑल पॉलिसी बना जिसमें एक्सेस, ऑथेंटिकेशन डिफाइंड रहेगा और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज डिफाइंड रहेगा. अब टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन में अपने को टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ता है. तो पॉइंट नंबर 4 चेंज मैनेजमेंट का बात करेगा. टेक्नोलॉजी हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे या क्यों बदलेंगे, फैक्टर क्या रहेगा, कब बदलेंगे? जब अपने बिजनेस प्रोसेस में कुछ चेंजेस आए, बेटर बिजनेस प्रोसेस करना है, ऑटोमेट करना है, तब टेक्नोलॉजी कुछ बेटर आ जाए, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आ जाए, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, वैट हट के जब जीएसटी आ गया तब, या यूजर का रिक्वायरमेंट्स बदल जाए. ये 4 केस में हम लोग टेक्नोलॉजी को बदल देते हैं. टेक्नोलॉजी बदलने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है. नंबर 1, either you can develop and implement an application software internally
या आप बाहर से कोई एक्सटर्नल वेंडर से उसको अक्वायर कर सकते हो। तो जब आप डेवलप या इंप्लीमेंट कर रहे हो इन हाउस, जब आप डेवलप एंड इंप्लीमेंटेशन करोगे, देन यू हैव टू कीप इन माइंड कि उसका टाइम, उसका बजट, उसका कॉस्ट, उसका क्वालिटी, उसका सिक्योरिटी सब मीट होता हुआ जाए। और जब आप बाहर किसी वेंडर से अक्वायर कर रहे होगे, systems acquisition and implementation जब आप करोगे, so there will be acquisition standards which will be put in place जो आपको इंश्योर करना है। ensure acquisition standards are met, right? कुछ भी कर लो, अक्वायर करो या इन हाउस डेवलप करो, एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, वो करेगा कौन? आपके एम्प्लॉइज। सो देयरफॉर यू नीड ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड पर्सोनल, यू नीड ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड पर्सोनल। और वो कैसे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनका काम क्या रहेगा? उनका काम रहेगा वो इंसिडेंट को रिस्पॉन्स करेंगे। कहीं पे भी कोई फेलियर आ जाए, कहीं पे भी कोई फेलियर आ जाए, इंसिडेंट मतलब फेलियर, कोई भी फेलियर अगर कोई भी सिस्टम में आ जाए, उसको रिस्पॉन्ड करने का काम उनका रहेगा। देयरफॉर दे विल इंश्योर कि CIA इज प्रोटेक्टेड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डेटा, एसेट्स एंड डेटा इज प्रोटेक्टेड। कैसे? बाय इंश्योरिंग कि भाई हम लोग टाइम टू टाइम बैकअप ले रखे हो और जब कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको रिस्टोर कर दें, उसको रिकवर कर लें। करेक्ट? क्लियर है यहां तक? ये था अपना ITGC। फिर एप्लीकेशन कंट्रोल्स का कुछ एग्जांपल लेते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स के एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किया था, एक बैंक को इमेजिन करो, बैंक को इमेजिन करो। फिर यहां पे क्या होगा? सबसे पहले डेटा एडिट्स कुछ हो पा रहा होगा, डेटा एडिट्स हो रहा होगा। डेटा एडिट्स मतलब डेटा एडिट हर ओनली परमिसिबल फील्ड्स विल बी अलाउड टू बी एडिटेबल। हर जगह आप एडिट नहीं कर सकते, बैंक बैलेंस चेंज नहीं कर सकते। फिर सेग्रीगेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन रहेगा, लोन का काम अलग, कैश का काम अलग। लोन में भी कोई इनिशिएट करेगा, कोई डिसबर्स करेगा, कोई अप्रूव करेगा। तो डेटा एडिट कुछ फील्ड्स, परमिसिबल फील्ड्स को हम कर पाएंगे। सेग्रीगेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन रहेगा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड हमेशा टैली करना चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ प्रोसेसिंग टोटल्स, और हर एक ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट्स में लॉग के साथ आता है, एक यूनिक आईडी के साथ आता है, ट्रांजैक्शन लॉगिंग। और हम लोग एरर्स और एक्सेप्शंस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, कहीं पे भी एरर्स और एक्सेप्शंस आ जाए उसको रिपोर्ट करते हैं। फिर की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल्स, इससे क्वेश्चन आ भी सकता है। की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल्स में क्या रहता है? द सर्कस, द सर्कस इज परफॉर्मिंग वेल। सर्कस अगर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है मतलब अपना कंट्रोल सही है। द सर्कस इज परफॉर्मिंग वेल। डी मतलब क्या? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन टाइम एंड विद इन द बजट। सी मतलब क्या? सी से अपना कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। आई मतलब क्या? इंफॉर्मेशन हैज टू बी रिलायबल एंड टाइमली अवेलेबल, इंफॉर्मेशन सही से अवेलेबल होना चाहिए। आर मतलब क्या? रिसोर्स एलोकेशन जो हम लोग करेंगे वो ऑप्टिमम होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। वापस से सी, कस्टमर सपोर्ट डेस्क, कस्टमर सपोर्ट डेस्क या हेल्प डेस्क होना चाहिए। यू अपग्रेड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, जो भी हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं टाइमली मैनर में, वो टाइम के हिसाब से, बजट के हिसाब से होते रहे तो बेटर रहेगा। और वापस एस, सिक्योरिटी का अवेयरनेस लोगों में पहुंचाओ। पीपल, यूजर्स मस्ट बी अवेयर अबाउट द सिक्योरिटी स्टेप्स दे नीड टू मेंटेन। डन? क्लियर हुआ? ये यहां तक डन है। उसके बाद हम गए थे रिस्क एंड कंट्रोल्स फॉर स्पेसिफिक बिजनेस पर्पसेस, स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस, वो स्पेसिफिक एरिया जहां पे हम कंट्रोल्स लगा सकते हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन ये देखा था, लेवल्स वेयर कंट्रोल शुड बी चेक्ड। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे, कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग अप, द वे अ सॉफ्टवेयर इज सेटअप। वो आइकन्स एंड मेन्यूज डिफाइन करेगा, अलग अलग पैरामीटर्स को डिफाइन करेगा कि कैसे हमको काम करना है। इसके एग्जांपल्स आते हैं यूजर एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन। ये हम लोग सेटअप का एग्जांपल लिया था ना, फोन पे भीम का एग्जांपल लिया था। तो यूजर एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, उनके एक्सेस और प्रिविलेजेस को हम डिफाइन करते हैं, कौन क्या चीज को एक्सेस कर पाएगा और उनके पासवर्ड्स क्या होंगे, हर एक यूजर का क्या पासवर्ड रहेगा उसको मैनेज करते हैं। ये 3 चीज आपको इसमें जान के रखना है। फिर हम गए थे मास्टर डेटा। मास्टर डेटा इज रिलेटिवली परमानेंट चीज है, एक बार बनाते हैं, बहुत बार, हर बार नहीं बनाते। सो दीज आर, ये पहली बार इनिशियल सेटिंग अप के टाइम बनाया जाता है। टैली का एग्जांपल लिया था, जब टैली डाउनलोड किया, फोन पे में जब हम लोग फोन पे भीम डाउनलोड कर लिए, बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, दैट इज योर मास्टर डेटा। तो फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एक बार करेंगे, फिर जब नीड पड़े तो उसको चेंज कर लेंगे या ऐड कर लेंगे नया चीज, बट इसका फ्रीक्वेंसी ना बहुत कम रहेगा।
और कभी भी आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस लेके आना है तो इट हैज टू बी अप्रूव्ड, वो लॉग किया जाएगा प्रॉपर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के अंडर में। टैली में हम क्या क्या मास्टर बनाते हैं, वेंडर मास्टर, सप्लायर, कस्टमर मास्टर, इंप्लॉइज का मास्टर डेटा या अपना मटेरियल वगैरह का मास्टर डेटा। उसका ट्रांजैक्शन क्या होता है, बैंक अकाउंट ऐड कर लिया फोन पे में, फिर हम लोग डे टू डे ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो डे टू डे बिजनेस में हम लोग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे दो टाइप से होता है, नंबर 1 सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन होगा, सिस्टम जनरेटेड डेटा होगा, नंबर 2 अपना यूजर जनरेटेड डेटा, जो हम लोग खुद से अमाउंट वगैरह जो हम लोग खुद से डाल रहे होंगे, ओटीपी जो सिस्टम से जनरेट होके आएगा। सो ट्रांजैक्शन में अपने एसओडी इंश्योर करते हैं, इनिशिएट कोई और करेगा, अप्रूव कोई और करेगा, ऑथराइज रिव्यू कोई और करेगा, राइट। फिर हम लोग स्पेसिफिक प्रोसेसेस में गए थे, आपके लिए बहुत इजी है, आपको सिर्फ प्रोसेस ध्यान रखना है और दुविधा ध्यान रखना है। प्रोसेसेस में अपने को क्या देखना है, नंबर 1 प्रोक्योर टू पे, परचेज टू पे, परचेज प्रोसेस। सबसे पहले आप परचेज रिक्विजिशन, ये हम आगे पेज नंबर 90 से इसको पढ़े थे। परचेज टू पे क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोक्योर टू पे में परचेज रिक्विजिशन सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट के पास आ रहा है, फिर परचेज डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा, वो सप्लायर से परचेज रिक्विजिशन को पहले इवैल्यूएट कर लिया, फिर सप्लायर से कोटेशंस मंगाएगा, अलग अलग सप्लायर से उसको बैठ के इवैल्यूएट करेगा और उसके बाद सप्लायर को परचेज ऑर्डर बना के दे देगा। परचेज ऑर्डर वो एक बार बना के दे दिया, यहां से रियल परचेज प्रोसेस चालू होता है। परचेज ऑर्डर बना के दे दिया, वहां से अपने पास सप्लायर दो काम करता है, या तो एक तो वो अपने को गुड्स डिलीवर कर देगा स्टोर्स डिपार्टमेंट में, और दूसरा वो अपने को इनवॉइस भेज देगा। तो जो जब स्टोर्स गुड्स डिलीवर किया तो वहां पे जीआरएन एमआरएन बन रहा होता है, गुड्स रिसीट नोट, मटेरियल रिसीट नोट, और जब वो अपने को इनवॉइस डिलीवर किया तब हम परचेज एंट्री पास कर देंगे, परचेज डेबिट टू क्रेडिटर्स या सप्लायर, और उसके बेसिस पे हम उसको पेमेंट कर देंगे एंड देन अपना अकाउंटिंग एंट्रीज या रिपोर्टिंग का काम कर दिया जाएगा। सेंस बना? 4 चीज आपको ध्यान रखना है, परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, उसके बेसिस पे जीआरएन एमआरएन, उस बेसिस पे इनवॉइस, और एक और उस बेसिस पे पेमेंट। डन। अब इसका कंट्रोल्स आपको कुछ नहीं, एक दुविधा याद रखना है। दुविधा अगर आपको याद है, आपको पूरा याद है। डी मतलब क्या, डिलेड चेंजेस हो रहा होगा, डिलेड चेंजेस, इनअप्रोप्रिएट पीरियड में चेंजेस हो रहे होंगे, टाइमली चेंजेस नहीं हो रहे होंगे, यू अनऑथराइज्ड चेंजेस हो रहे होंगे, सप्लायर मास्टर फाइल या कहीं पे भी अनऑथराइज्ड चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज अ रिस्क। वी वैलिड चेंजेस है, जो हो जाना चाहिए था पर वो नहीं हो रहा, वैलिड चेंजेस विच आर नॉट इनपुट एंड नॉट प्रोसेस्ड। आई इनएक्यूरेट या इनकरेक्ट चेंजेस हो रहे हैं, गलत चेंजेस कर दिया, सही से नहीं किया। डी यू वी आई डन, वापस से डी अपडेटेड नहीं है, पुराना डेटा है, अपडेट तो कर दो इसको। और ए एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर्स ओनली, कहीं पे भी कोई भी रिस्क अगर पूछ ले आप, ये ए का पॉइंट एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर्स ओनली, ये तो आप लिख ही सकते हो, और बाकी आपको बस ये वर्ड से सब कुछ आता रहेगा। तो प्रोक्योर टू पे में आपका कौन सा मास्टर फाइल बना, सप्लायर मास्टर फाइल प्रोक्योर टू पे में बना। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, सप्लायर का मास्टर फाइल बना लिया। अब यहां पे दुविधा याद रखो, डिलेड चेंजेस होना चाहिए, हाँ डी डिलेड चेंजेस इन अप्रोप्रिएट पीरियड में होगा, यू अनऑथराइज्ड चेंजेस हो रहे होंगे, वी वैलिड चेंजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट प्रोसेस, आई इनकरेक्ट या इनएक्यूरेट हो रहा होगा, वापस से डी अपडेटेड नहीं है, और ए एक्सेस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर्स। कंट्रोल पढ़ने का दरकार नहीं है, वो तो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी का रेप्लिका है, इसी का ऑपोजिट है। ट्रांजैक्शन लेवल पे क्या चेंजेस है, ट्रांजैक्शन रिस्क है। ट्रांजैक्शन लेवल्स पे आपको सिर्फ 2 चीज ध्यान रखना है। नंबर 1 बिजनेस प्रोसेस क्या था, यहां पे क्या है, परचेज रिक्विजिशन आया, फिर हम परचेज ऑर्डर बना के दिए, उस बेसिस पे उसने हमें इनवॉइस भेजा, हमने पेमेंट कर दिया, और अगर गुड समझ में नहीं आया वापस रिटर्न कर दिए, तो क्रेडिट नोट आया होगा, क्रेडिट नोट का एंट्री किया। सो परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, पेमेंट, ये 3 चीज का अगर आप VID वैलिड चेंजेस नॉट इम्पोर्टेंट प्रोसेस, इनएक्यूरेट या इनकरेक्ट चेंजेस मेड इन द सिस्टम, और डी डिलेड चेंजेस, अगर आप VID भी लिख दिए तो अपना काम यहां बन जाएगा, अपना काम यहां हो जाएगा। बोलो डन है एकदम, ये डन है। तो इसी बेसिस पे आगे चलते हैं सेल्स प्रोसेस में, ऑर्डर टू कैश। सेल्स प्रोसेस पहले क्या हो रहा है, ठीक ऑपोजिट ऑफ परचेज प्रोसेस, वहां परचेज ऑर्डर बना तो यहां कस्टमर ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर बनेगा, फिर उसको हम फुलफिल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इन्वेंट्री सोर्सिंग किया जाएगा यहां पे अपने फैक्ट्री प्लेस से, वेयरहाउस से डिलीवरी एरिया तक लाके रखो, फिर वहां डिलीवरी नोट बनेगा,
परचेज में गुड्स रिसीट नोट, मटेरियल रिसीट नोट बनता है, यहाँ डिलीवरी नोट बनता है। संग में अपने सेल्स इनवॉइस बना के कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर देंगे, इनवॉइस दे देंगे और फिर वो अपने को पेमेंट दे देगा जो हम लोग के लिए रिसीट्स या कलेक्शन होगा, और फिर अपने अकाउंटिंग एंट्री बीआरएस वगैरह बना लेंगे। सेम चीज मास्टर कौन होगा यहाँ पे, कस्टमर मास्टर डेटा, कस्टमर अपने लिए यहाँ मास्टर है, दुविधा याद रखना। फिर ट्रांजैक्शन में यहाँ क्या हो रहा है, सेम चीज, सेल्स ऑर्डर बनाया जा रहा है, सेल्स ऑर्डर बन रहा है, हम इनवॉइस बना के दे रहे हैं, वो अपने को अपने लिए कलेक्शन आ रहा है, वो पेमेंट्स कर रहा है अपने पास, हम लोग रिसीव कर रहे हैं। और अगर मान लो अपने कस्टमर को गुड्स समझ में नहीं आया, वो अपने को गुड्स लौटा देगा, जिस बेसिस पे अपने उसको क्रेडिट नोट दे देंगे। सो क्रेडिट नोट, अगर आपको ये 4 भी याद है और आपको VID बस लिख देना है, आपको ऑलरेडी पॉइंट्स कवर हो गया। रिस्क डन, उस बेसिस पे ऑपोजिट हो जाएगा उसका कंट्रोल्स। बोलो डन है। फिर अपने बात करते हैं इन्वेंट्री साइकिल का। इन्वेंट्री साइकिल में 3 चीज आता है, एक होता है अपना ऑर्डरिंग फेज। ऑर्डरिंग फेज कौन सा हुआ, ये वाला, ये अपना ऑर्डरिंग फेज रॉ मटेरियल सप्लायर से आता है, वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है। फिर अपना ये क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फेज आता है, प्रोडक्शन फेज होगा ये वाला, वेयर हाउस से निकल के प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से क्वालिटी चेक हुआ और वापस वेयर हाउस में आ गया वो, और वेयर हाउस में आने के बाद अपना डिलीवरी फेज होता है ये वाला, वेयर हाउस से फिनिश गुड्स बन के कस्टमर तक डिलीवर हो गया। तो यहां पे हम लोग अगेन मास्टर कौन सा बन रहा है यहाँ पे, मटेरियल मास्टर या इन्वेंट्री मास्टर। और फिर इसमें ट्रांजैक्शन क्या है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड कुछ होगा, WIP का होगा और अपना फिनिश गुड्स का डिलीवरी का होगा। सेम चीज प्रोसेस ध्यान है, VID बस हो गया अपना रिस्क एंड कंट्रोल जिसमें भी। फिर अपने देखे थे HR का लाइफ साइकिल देखा था। HR लाइफ साइकिल में क्या बोलता है वो, 4 चीज बोलता है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग होना चाहिए, रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग होना चाहिए, उस बेसिस पे ओरिएंटेशन, उसके बाद अपना ओरिएंटेशन और करियर प्लानिंग का काम चलेगा। फिर हम लोग करियर डेवलपमेंट करेंगे, ट्रांजिशन और टर्मिनेशन। रिक्रूटमेंट हायरिंग किया जाएगा, ऑनबोर्डिंग उसको सेटअप करेंगे अपने कंपनी में, ये HR का काम है। पहले रिक्रूट करो, अपॉइंट करो, हायर करो, फिर ऑनबोर्ड कर लो साथ ही में, मतलब कॉन्फ़िगर करो उस एम्प्लॉय को, लैपटॉप दे दो उसके नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा दो उसके नाम पे, अपने पेरोल में डेटाबेस में उसका मास्टर बनवा दो। फिर हम लोग जाते हैं ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग दिया जाता है काम कैसे करना है, और करियर प्लानिंग, किस डिपार्टमेंट में आपको रहना है, क्या करना है, वर्क आज क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीमेंट्स, ट्रांसफर्स टू अदर डिपार्टमेंट, ये सब किया जाएगा। एंड देन द लास्ट वन इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब या तो एम्प्लॉय खुद छोड़ दे, रेजिग्नेशन, या उसको निकाल दिया जाए, ले ऑफ, या वो रिटायर वगैरह हो जाए, करेक्ट। और ट्रांजिशन अपना स्मूथ होना चाहिए, एग्जिट इंटरव्यूज वगैरह के साथ वो ट्रांजिशन करके जाए। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कॉन्फ़िगरेशन का। HR में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, क्या ट्रांजैक्शन होगा इसमें, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का बात आता है। कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, जब इंप्लॉइज को अपॉइंट किया जाता है तो उनको एक्सेस देते हैं, हम एक्सेस देते हैं, तो ये इंश्योर करो कि उनका जो एक्सेस है ना, वो एक्सेस नहीं होना चाहिए, जो उनका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही एक्सेस प्रोवाइड करो। एक्सेस मत प्रोवाइड करो, रेलिवेंट या एडिक्वेट एक्सेस ही प्रोवाइड करो, और नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस। फिर अपना एक और रिस्क क्या होता है, जब वो छोड़ के चले गए, ये तो था जब वो आए ज्वाइन किया, फिर जब वो छोड़ के चले गए, एम्प्लॉयज हु हैव लेफ्ट द कंपनी, दे कंटिन्यू टू हैव सिस्टम एक्सेस, उनका अभी भी सिस्टम एक्सेस है, ये बहुत गलत चीज है, वो हटाओ, इमीडिएट बेसिस पे उसको रिमूव करो। इसमें मास्टर क्या बनता है, अपना एम्प्लॉय मास्टर, एम्प्लॉयज का मास्टर डेटा या पेरोल मास्टर बनता है। और यहां पे भी आपको अगेन दुविधा अगर आपको याद है, ऑलरेडी आपका सब कवर्ड है, DUVIDA, डन। फिर अपना सेकंड लास्ट प्रोसेस आता है फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एसेट को प्रोक्योर किया, खरीदा, उस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उसको फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर में ऐड करो, एडिंग और रजिस्टरिंग द फिक्स्ड एसेट इन द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। उस बेसिस पे उसके बाद हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा एसेट पे, या एडजस्टिंग द एसेट, रेनोवेशंस, इंप्रूवमेंट्स हम लोग करते हैं, ES 10 पढ़ा था। और फिर जब एसेट को बेचने का बारी आएगा तो 2 तरीके से हम बेच पाएंगे। नंबर 1, या तो सेकेंड हैंड सेल कर दो, ट्रांसफरिंग द एसेट, जब यूजफुल लाइफ इंटैक्ट है, यूजफुल लाइफ खत्म नहीं हुआ तो ट्रांसफर करेंगे अपने एसेट को। और दूसरा डिस्पोजल और सेल, जब यूजफुल लाइफ खत्म हो चुका है
यूजफुल लाइफ अब और कुछ नहीं बचा, तब डिस्पोजल और सेल, स्क्रैप सेल किया जाएगा। डन। इस बेसिस पे अपने पास मास्टर डेटा आता है। मास्टर डेटा अगेन दुविधा बनाया जाएगा। यहां मास्टर क्या बन रहा है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर या इक्विपमेंट मास्टर, अगेन दुविधा आएगा। फिर अपने बात करेंगे ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शन में वही एक्विजिशंस का बात कर लिया, डेप्रिसिएशन का बात कर लिया, और फिर सेल या ट्रांसफर का बात कर लिया। सेम तीन चीज जो अभी पढ़ के आया, अक्वायर किया, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया और ट्रांसफर कर दिए दूसरे को। करेक्ट, ये बात हुआ। फिर अपने पढ़े थे एक जनरल लेजर वाला पॉइंट। जनरल लेजर क्या करता है, यहां पे हम लोग जनरल लेजर बना रहे होते हैं। जर्नल, अपना अकाउंटिंग साइकिल, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जर्नल एंट्री होगा। जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से पीएल और बैलेंस शीट बना दिया जाएगा। तो जब जर्नल एंट्री होता है ना, वहां से अपना जनरल लेजर का प्रोसेस चालू किया जाता है। एंटरिंग जर्नल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है क्या वो अप्रूव करेगा? नहीं। यहीं पर तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आता है। जो ट्रांजैक्शन एंटर किया कोई और, सपोज करो मैंने ट्रांजैक्शन एंटर किया, कोई और मेरे ट्रांजैक्शन को रिव्यू करेगा कि ये सब सही से एंटर किया है या नहीं किया है, और तीसरा जन, एक और जन होगा जो अप्रूव करेगा। देयर विल बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेजर्स में पोस्ट कर दिया जाएगा, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसको बोलते हैं सब लेजर। तो सब लेजर के अलग अलग बैलेंसेस आ जाएंगे। जब हम उसको कंसोलिडेट करके समराइज्ड वे में ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसको बोलेंगे अपने जनरल लेजर, जनरल लेजर। और इस जनरल लेजर के बदौलत हम लोग पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। यहां पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन का बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले क्या देखा था, हम लोग अलग अलग अकाउंट नेम्स डालते हैं ना, अलग अलग लेजर अकाउंट्स क्रिएट कर रहे थे। सो जो भी लेजर अकाउंट ऐड किया या डिलीट किया वो अनऑथराइज्ड लोग कर पा रहे हैं, दैट इज अ रिस्क। एडिंग और डिलीटिंग अकाउंट, लेजर अकाउंट्स, वो रिस्क है अपना। दूसरा, जर्नल एंट्री जब कर रहे तो कोई सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे करना होगा, वो सोर्स डॉक्यूमेंट ही अपने पास नहीं है, नॉट रेडिली आइडेंटिफाइबल। तीसरा, जब अपने जर्नल एंट्री डाल रहे हैं तो इधर देखो अनऑथराइज्ड लोग जर्नल एंट्री कर दे रहे हैं, दैट इज अ रिस्क। चौथा, जब जर्नल एंट्री में हम लोग ने देखा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी चाहिए, तो रिस्क क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक ही जन है जो एंटर किया, जो अप्रूव किया, जो पोस्ट किया, सब काम एक ही जन कर ले रहा है। करेक्ट, 4 पॉइंट हुआ। उसके बाद अपने कुछ कुछ स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज आते हैं। क्या स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज होते हैं, एक राइट ऑफ का होता है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो राइट ऑफ हर कोई कर पा रहा है, बिना अप्रूवल कर पा रहा है, दैट इज अ रिस्क। उसके बाद 6 पॉइंट, कुछ एक्सेप्शनल अमाउंट्स के जर्नल एंट्रीज होते हैं। कोई 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ का लोन हुआ, नॉर्मली कोई बैंक में इतना अगर नहीं है, तो दैट इज अ जर्नल एंट्री ऑफ एन एक्सेप्शनल अमाउंट। तो उसको सिस्टम फ्लैग करेगा फॉर हायर लेवल अप्रूवल। तो रिस्क क्या है कि भाई वो फ्लैग नहीं किया गया, वो मार्क नहीं किया गया, उस पर कोई रिव्यू या अप्रूवल नहीं मिला। और 7th, हम लोग कट ऑफ रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहे, कट ऑफ के बाहर भी, कट ऑफ के बियॉन्ड भी एंट्रीज किया जा रहा है। एंट्रीज आर बीइंग मेड इवन आफ्टर कट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। डन। इसके बाद ये तो था अपना कॉन्फ़िगरेशन वाला बात। फिर अपने मास्टर में जाते हैं। तो जनरल लेजर में क्या मास्टर डेटा बनता है मालूम है क्या? मास्टर डेटा यहां पे बनेगा एक स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स। एक स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाया जाता है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो रिस्क क्या है, वो अप्रूव नहीं हुआ, वो हम यूज नहीं कर पा रहे, दैट इज अ रिस्क। दूसरा, ये स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट में जब हम लोग कोई चेंज कर रहे होते हैं ना, तब चेंज रिपोर्ट्स बन के आता है। तो चेंज रिपोर्ट जो बन के आया जनरेट नहीं हुआ, मालूम ही नहीं पड़ा चेंजेस क्या क्या है, ये रिस्क है अपने मास्टर डेटा में। तीसरा, ट्रांजैक्शंस में क्या क्या रिस्क है। सबसे पहला रिस्क तो ये, जब ट्रांजैक्शंस हम लोग एंटर करें तो कोई अकाउंट कोड, लेजर का जो अपना अकाउंट कोड रहता है, वो कोड या ट्रांजैक्शन अमाउंट, वो दोनों में से कुछ गड़बड़ है, वो दोनों में से कुछ गड़बड़ है। दूसरा, जब लेजर से हम लोग क्लोज कर रहे थे, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना है, तो पीएल डेबिट टू सारा एक्सपेंस, पीएल टू क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे और बाकी एंट्रीज टू पीएल करेंगे। करेक्ट। इसी तरीके से पीएल के डेबिट में हम एक्सपेंसेस लिख देते, पीएल के क्रेडिट में इनकम लिख देते, एंट्रीज क्लोज किया गया। सो क्लोजिंग एंट्रीज आर नॉट कंप्लीट, वो इनएक्यूरेट है, गलत है, कंप्लीट नहीं है। और क्लोजिंग एंट्रीज का जो एक रिपोर्ट बना, क्या क्या एंट्रीज आपने पास किया, वो रिपोर्ट को कोई रिव्यू नहीं किया। एंड देन रिकॉन्सिलिएशन का बात करेगा। जनरल लेजर और सब लेजर का रिकॉन्सिलिएशन होना चाहिए,
ट्रायल बैलेंस और वेरियस लेजर्स का, और नेक्स्ट पीएल और बैलेंस शीट का रिकॉन्सिलिएशन होना चाहिए। इन दोनों का रिकॉन्सिलिएशन नहीं हुआ, दैट इज द रिस्क। डन। इसी को ऑपोजिट अपना कंट्रोल होगा। फ्लोचार्ट और डेटा फ्लो डायग्राम हम लोग बाद में देखेंगे, इसको बाद में कवर करके रिवाइज भी कर लेंगे। यहां आते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, एकदम लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये सब तो आपने सेक्शन 134, 143 ये सब ऑडिट में आप पढ़ रहे होगे। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने वहां पढ़ा होगा, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने वहां पढ़ रखा होगा। यहां आपने को पढ़ना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स, एक शॉर्ट नोट आ सकता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स। कुछ नहीं, ये बेसिक रूल्स और प्रैक्टिसेस बताता है। क्यों? ताकि आप फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाओ। फेयर वे में रिकॉर्डिंग करो ट्रांजैक्शन वगैरह को, कि जो भी आपका पीएल और बैलेंस शीट है वो ट्रांसपेरेंटली बने, वो प्रॉपर रिलायबिलिटी के संग बने, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड हो कि किसका क्या गलती है, अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड। और यहां हमने देखा था आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग है एंड वो काफी ज्यादा सीएसआर भी करता है। तो आरआईएल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिक्वायरमेंट क्या है? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का 3 रिक्वायरमेंट है आरआईएल। आर मतलब रिस्क मैनेजमेंट वो कर रहा होगा, आई इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर होगा, साउंड होगा, एल लॉज एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड स्टैंडर्ड से वो कंप्लाई कर रहा होगा, और उसका वो सीएसआर भी करता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क में क्या लगता है? सीएसआर। सी कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए बिटवीन द कंपनी एंड द स्टेक होल्डर्स, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। फिर एस, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम सुपरवाइज करेंगे टाइम टू टाइम, और मान लो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए बिटवीन द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स या एंड इट्स इन्वेस्टर्स, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? वो कॉन्फ्लिक्ट को रिकंसाइल करने का, रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। डन। इसके बाद अपने गए थे आईटी एक्ट में। आईटी एक्ट में आपको सिर्फ सेक्शन नंबर ध्यान रखने को है और ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अपने गए थे सेक्शन 65 में, वो एक जनरल सेक्शन था। फेसबुक का सोर्स कोड अगर हम चोरी करेंगे सेक्शन 65 लग जाएगा सोर्स कोड के चोरी करने पे। फिर फेसबुक का सोर्स कोड अपने कोई काम का नहीं है, वो किसी और को बेचेंगे तो जो अपने से खरीदेगा, जो बायर होगा, उस पे सेक्शन 66 बी लग जाएगा। फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन इंफॉर्मेशन, वो हमसे खरीदा है तो वो बायर है, उस पे सेक्शन 66 बी लग जाएगा। फिर ये तो था फेसबुक के सोर्स कोड पे। अब मान लो फेसबुक से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, लोगों का डेटा चोरी किया, यूजर आईडी पासवर्ड, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए सेक्शन 66 सी लगता है। कोई भी यूनिक आईडी, पासवर्ड, सिग्नेचर्स वगैरह चोरी किया तो 66 सी लगेगा। और वो हम कैसे करेंगे? थ्रू पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी डिस्गाइज, वी विल प्रिटेंड टू बी समबडी वी आर नॉट। बैंक एम्प्लॉइज का कॉल आता है, वो बोलता है आरबीआई से बोल रहा हूं मैं, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, वो वाला एग्जांपल पर्सोनिफिकेशन। वी आर प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स, डिस्गाइज में हम काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर में सेक्शन 66 डी लगेगा। और एक्स ऑलवेज वायलेट्स प्रिवेसी, एक्स ऑलवेज वायलेट प्रिवेसी, अगर अपना प्रिवेसी वायलेट किया जा रहा है तो वो सेक्शन 66 ई पे लगेगा। कोई भी अगर आपका पिक्चर खींचेगा विदाउट परमिशन, शादी वगैरह का बात नहीं कर रहा, नॉर्मली वहां आपने इंप्लाइड परमिशन पोज मार के पिक्चर खिंचा रहे होते हो, पर अदर देन दैट जब आपका पिक्चर खींचा जाएगा सो दैट इज प्रिवेसी वायलेशन, आईटी एक्ट में कवर्ड है। 3 नया सेक्शन आया है, सेक्शन 67, ये ऑब्सीन कंटेंट, गंदी चीजों पर अप्लाई करता है। और जब हम इसमें कोई एक्ट्स का बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक एक्ट्स का बात कर रहे होते हैं, उसमें सेक्शन 67 ए लग जाता है। एंड व्हेन चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, बी, जब बच्चे लोग इन्वॉल्व होंगे देन सेक्शन 67 बी लग जाएगा। इन सब में और ज्यादा रिगोरस पनिशमेंट्स हैं, अपने को पेनल्टी वगैरह नहीं ध्यान रखना। तो ये सेक्शन चला था अपना। उसके बाद हम गए थे जनरल सेक्शन पे, सेक्शन 60 सेक्शन 43 ए पे पहले आ जाओ। तो जैसे अब ये किस पे लगेगा? बॉडी कॉर्पोरेट पे, फेसबुक, कोटक बैंक, इनके ऊपर में लगेगा। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखे। और अगर किसी को भी इनके वजह से नुकसान हुआ, कोई भी कस्टमर को इनके वजह से, कोई भी यूजर को इनके वजह से नुकसान पहुंचा, सो दे आर लायबल टू कॉम्पेंसेट देम। जितना उनका नुकसान हुआ है उतना उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, प्लस सम डैमेजेस, राइट? दे आर लायबल टू पे डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पेंसेशन। यहां कोई मॉनेटरी अमाउंट फिक्स्ड नहीं है।
सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यूजर आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सब चीज इसमें आ जाता है। फिर अपना एक जनरल सेक्शन आता है, सेक्शन 43, ये बात करता है इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर, ओनर के इंटेंशन या अप्रूवल के बिना वो क्या किया, ट्राइज टू एक्सेस, क्या एक्सेस किया या डाउनलोड किया, कॉपी किया, एक्सट्रैक्ट्स बना लिया, या फिर वो वायरस घुसा दिया, कंप्यूटर कॉन्टेमिनेंट घुसा दिया, या फिर डैमेज किया, डिसरप्शन किया, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, फिजिकली डैमेज पहुंचा रहा है, या फिर एक ये चीज को ध्यान रखना, सर्विसेज हमने अवेल किया है पर हमने वो किसी और के अकाउंट पे चार्ज कर दिया, पैसा हमें देना चाहिए था पर हमने वो किसी और के अकाउंट में चार्ज कर दिया, चार्जेस द सर्विसेज अवेल्ड ऑफ बाय अ पर्सन टू द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन, इसको हम बोलते हैं टैंपरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, इस टैंपरिंग किया जा रहा है। और फिर अगर हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए कोई भी डेटा को, इंटेग्रिटी छेड़ दिए, ऑल्टर कर दिए, या कंप्यूटर सोर्स कोड, वो तो सेक्शन 65 में देख लिया था, ये सब यहां सेक्शन 43 में कवर्ड है। बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आगे के सेक्शन में कवर्ड नहीं है वो ये रेसिडुअल सेक्शन में कवर्ड है, राइट, दिस इज द रेसिडुअल सेक्शन। लास्ट एक टॉपिक पे गए थे, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस बताओ। सबसे पहले हमें पता चला वायरस या वर्म, ट्रोजन, बग्स वगैरह हमारे मोबाइल डिवाइस में घुस चुका है, मैलिशियस प्रोग्राम्स हमारे डिवाइस में घुस चुका है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इंस्टाग्राम खोल के चेक किया, पता चला वहां दाऊद इब्राहिम का फोटो है, फेक प्रोफाइल बन गया है, यूजिंग माय करेक्ट डिटेल्स, मेरे आईडी पे एक फेक प्रोफाइल बन चुका है, तो मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है, हैरेसमेंट वाया फेक पब्लिक प्रोफाइल ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट। फिर पता चला अब ईमेल आईडी खोल के देखा तो वो भी हैक हो चुका है, ईमेल आईडी भी हैक हो गया। अब जब सब हैक हो गया तो हम रिटेल थेरेपी ले रहे थे ना, क्या करके, शॉपिंग करके, Amazon.in पर गए तो वेब डिफेसमेंट, Amazon.in के जगह कोई और वेबसाइट खुल गया, कोई और का इमेज खुल गया जहां पे किसी को डिफेस किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है, दैट इज वेब डिफेसमेंट। होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज रिप्लेस्ड विथ समथिंग एल्स, सम इररेलेवेंट या अनवांटेड कंटेंट, डिफेमेटरी पेज, वेब डिफेसमेंट किया जा रहा है। Amazon खुल गया, पता चला वहां पे इलीगल आर्टिकल्स बेचे जा रहे थे, सो दैट इज इलीगल। और जब इलीगल आर्टिकल्स में क्या आ रहा है, मान लो वाइल्ड लाइफ बिक रहा है, वाइल्ड लाइफ अपने ये क्या बोलते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह या वेपन्स, एक्सप्लोजिव्स एक्सेट्रा, ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, खरीदने का मन हुआ, क्रेडिट कार्ड से खरीदे, पता चला वो भी हैक हो गया, हम यूज नहीं कर पा रहे, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। अब क्रेडिट कार्ड तो भाई ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसका चोरी होना भी यहाँ पे रिस्क है। और फिर 2 पॉइंट और हमने देखा था, एक साइबर टेररिज्म मतलब जो साइबर स्पेस में किया जाता है, इंटरनेट के थ्रू किया जाता है, जो पढ़ा वही वायरस डाल दिया, हैक किया, वेब डिफेसमेंट किया, ये सब चीज। या इलिसिट बिजनेस, 2 नंबरी धंधा कुछ अगर कर रहे हैं तो वो साइबर टेररिज्म बोला जाएगा। वेपन सप्लाई, ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल, वो भी है। नेक्स्ट, फिशिंग ऑफ ईमेल स्कैम्स। फिशिंग क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, जैसे देखा सेक्शन 66D डिस्गाइज में पर्सोनिफिकेशन, सेम चीज यहां पे फिशिंग है। फ्रॉड्यूलेंटली अक्वायरिंग किसी और का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कैसे, थ्रू मैस्करेडिंग वनसेल्फ, मास्क पहन लिया, मैस्करेडिंग वनसेल्फ एज अ ट्रस्टेड एंटिटी, कोई हैकर मास्क पहन लिया किसी ट्रस्टेड इंसान का, ऐसे कि वो दिखा रहे भाई हम ऑथराइज्ड इंसान हैं, तो उसको बोलेंगे फिशिंग, करेक्ट, उसको बोलेंगे अपने फिशिंग। सोर्स कोड थेफ्ट भी देखा, फेसबुक का सोर्स कोड चोरी किया था, जनरल यहां पे सब चीज कवर्ड है। डन। फिर आईटी एक्ट का अपना मेन प्रिंसिपल्स क्या होता है, एक तो ये डेटा वगैरह को डिफाइन करता है, बहुत सारा डेफिनेशन ये दे रखा है, सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी ये डिफाइन करता है, सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी ये डिफाइन किया, राइट, बोलो डन है। तो ये अपना चैप्टर 1 डन हो गया। इसके बाद हम देखे थे चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 पर आ जाते हैं।
1 मिनट अगर आपको रुकना है तो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 मिनट अगर आपको रुकना है तो रुक जाओ। ये लो, चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। अब आ जाओ, चैप्टर 3 कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 3 जो हमने शुरू किया था, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है हमने देखा था, ये इनपुट मांगता है, प्रोसेसिंग का काम करता है और आउटपुट निकाल के दे देता है। एंड दैट आउटपुट इज आइदर कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स ओवर द नेटवर्क और इट इज डिस्प्लेड टू द यूजर्स, या स्टोर कर लिया जाता है। देयरफॉर क्वेश्चन उठता है इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम वो है जो डेटा को इनपुट में मांगेगा, डेटा इज रॉ फैक्ट विच आर मीनिंगलेस, उसको प्रोसेस किया और आउटपुट निकाल के दे दिया। आउटपुट समथिंग विच इज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट में गया, और वो या तो हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क, या फिर उसको स्टोर कर लिया जाएगा फॉर फ्यूचर यूज। अब ये डायग्राम को रेफर करो, इनपुट कौन कर रहा है? इससे हम लोग, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का पूरा अपना प्रोसेस है, या स्टेप्स या फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले अपना यूजर है जो डेटा को इनपुट करेगा। यूजर ने डेटा को इनपुट किया, वो प्रोसेस किया गया और प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट निकल के आया। आउटपुट इज आइदर कम्युनिकेटेड और स्टोर्ड।
राइट। और फिर टाइम टू टाइम, जैसे हम लोग लाइव ऑनलाइन का एग्जांपल लिए थे ना, आप लोग मुझे क्या कर रहे हो, फीडबैक देते हो कि बफरिंग हो रहा है, नहीं सब स्मूथ चल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, कभी कभी कुछ ऐसा बीच बीच में कभी कभार हुआ है, तो आप फीडबैक देते रहते हो टाइम टू टाइम। और इस पूरे चीज पे हम लोग कंट्रोल लगाते हैं कि आवाज अच्छे से जाए, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छे से जाए, और यहां जो आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से दिखे। सो वी पुट अप कंट्रोल्स एट वेरियस स्टेप्स। पूरा प्रोसेस क्लियर है, यूजर इनपुट करता है, प्रोसेसिंग का काम किया, आउटपुट बना, आउटपुट इज कम्युनिकेटेड और स्टोर्ड, और टाइम टू टाइम यूजर से अपने यूजर बोल रहे, हाँ, वेरियस यूजर से फीडबैक लेते हैं और कंट्रोल लगाते हैं। डन। इससे ही अपने कंपोनेंट्स निकल के आता है। यूजर और आईएस पर्सनल को मिला के हम लोग बोलते हैं पीपल। सो पहला कंपोनेंट है पीपल रिसोर्सेज, दूसरा हार्डवेयर का बात होता है, तीसरा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिला के बनता है कंप्यूटर सिस्टम। यही तो है जो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट का काम करता है। फिर दैट विल बी आइदर कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स ओवर नेटवर्क, तो नेटवर्किंग कम्युनिकेशन सिस्टम, और वो स्टोर कर लिया जाएगा डेटा रिसोर्सेस। सो पीपल रिसोर्सेज में कौन है, कोई नहीं, यूजर्स जो यूज कर रहा है सिस्टम्स को, और जो सिस्टम्स को बना रहा है, सिस्टम्स के लोग, आईएस पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, वो लोग। तो पूरा अपना आईटी डिपार्टमेंट बेसिकली और यूजर्स पीपल में आते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स क्या, एक अपना हार्डवेयर, दूसरा अपना सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में कौन आएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या होगा, इनपुट डिवाइस, फिर सबसे पहले इनपुट लिया, प्रोसेसिंग का काम किया, आउटपुट प्रोवाइड कर दिया, इनपुट लिया, प्रोसेसिंग का काम किया, आउटपुट प्रोवाइड किया, और संग में डेटा स्टोरेज का भी काम किया। दूसरा सॉफ्टवेयर का बात करेंगे, पहले हार्डवेयर रैप अप करते हैं। हार्डवेयर समथिंग विच इज टैंजिबल पोर्शन या फिजिकल कंपोनेंट्स का बात किया जाएगा। 4 कंपोनेंट था, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइसेस, और फिर कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा स्टोरेज। तो इनपुट डिवाइसेस में क्या है, इनपुट डिवाइसेस में 4 टाइप, एक टेक्स्ट बेस्ड कीबोर्ड से इनपुट डाल सकते हैं, माउस को यूज करके पोजीशन बेस्ड इनपुट डाल सकते हैं, उसी में पॉइंटिंग डिवाइस, लेजर वाला पॉइंटिंग डिवाइस आ जाएगा। कुछ अपने ऑडियो इनपुट डाल सकते हैं, ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ऑडियो इनपुट जा सकता है माइक्रोफोन के थ्रू, और कुछ अपना इमेज बेस्ड इनपुट जाएगा, जो आप मुझे अभी देख पा रहे हो थ्रू कैमरा, बारकोड स्कैनर, ये सब देखे थे, ये जो स्टाइलस पेन, ये सब इमेज बेस्ड इनपुट्स हो गए। फिर इसी तरीके से अपना आउटपुट आता है, अलग अलग तरीके से अपना आउटपुट बन के आता है। आउटपुट थोड़ा आगे, हाँ ये अपना आउटपुट। टाइप्स ऑफ आउटपुट क्या है, टाइप्स ऑफ आउटपुट है अपने पास, सबसे पहले टेक्सचुअल आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा, मॉनिटर पे दिखेगा, टेक्सचुअल आउटपुट टेक्स्ट हो सकता है। फिर इमेज बेस्ड आउटपुट में 2 तरीके का होगा, वन विल बी ग्राफिकल, इमेजेस, चार्ट्स, इस तरह से अपना नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो उसका आउटपुट आ सकता है। जैसे ये जो बुक, इसमें टेक्स्ट भी है और ग्राफिकल चार्ट्स वगैरह भी हैं, सो ग्राफिकल। तीसरा अपना वीडियो बेस्ड आउटपुट, मूवीज वगैरह जो आप देखते हो, अ सीरीज ऑफ इमेजेस, उसका भी आउटपुट हो सकता है। एंड एक ऑडियो आउटपुट, स्पीकर्स के थ्रू जो हम गाना सुनते हैं, ऑडियो आउटपुट। एंड देन वन इज फॉर ब्लाइंड पीपल, टैक्टिकल आउटपुट, रेज्ड लाइन ड्रॉइंग्स फॉर ब्लाइंड पीपल, आउटपुट डिवाइसेस आया। फिर हम प्रोसेसिंग का काम कर रहे होते हैं, जो हम प्रोसेसिंग का काम करते हैं वो कौन करता है, एक सीपीयू। सीपीयू मतलब फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इट एक्ट्स एज द डैश ऑफ द कंप्यूटर ब्रेन, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये डायग्राम को हमेशा ध्यान रखना, हर जगह हम लोग इस टाइप का 3 टियर स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड दैट विल यही आप एग्जाम में बना के आना, एंड दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स। बीच में अपना सीपीयू आता है, बीच में सीपीयू एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द हार्डवेयर एंड द लिंक बिटवीन द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है, और यहीं से अपना 3 पार्ट या 3 फंक्शनल यूनिट आता है सीपीयू का। सबसे पहले हार्डवेयर का वो क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट, हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है कौन क्या काम करेगा, इट कोऑर्डिनेट्स द हार्डवेयर डिवाइसेस थ्रू द कंट्रोल यूनिट। दूसरा सॉफ्टवेयर का जब हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है, कैसे, थ्रू द ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, लॉजिकल मतलब कंपैरिजन, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। और तीसरा आता है कोई भी प्रोसेसिंग का काम करने से भाई कुछ तो मेमोरी स्टोर करना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर्स आर व्हाट, वेरी हाई स्पीड स्मॉल मेमोरी यूनिट्स जो बहुत छोटे छोटे डेटा को टेम्पोरेरीली स्टोर कर लेते हैं, करेक्ट, टेम्पोरेरीली स्टोर करते हैं। अब रजिस्टर का काम क्या होता है, यहां मैंने लिखा रखा है ना, रजिस्टर्स कैलकुलेशन
और एड्रेस को स्टोर करते हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्टर इससे आएगा एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर्स रनिंग टोटल्स रखते हैं कैलकुलेशंस के लिए। एड्रेस रजिस्टर्स मेमोरी लोकेशन को स्टोर करते हैं और रजिस्टर्स में मेनली स्टोरेज का काम होता है, स्टोरेज रजिस्टर्स, और अदर कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिसलेनियस रजिस्टर्स होते हैं। इसको हम मार्केट में अलग से नहीं खरीद सकते। प्रोसेसर हो गया। फिर अपने गए थे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस क्या करता है, ये डेटा को स्टोर करता है। आप यही डायग्राम या यही चार्ट से आपका पूरा डेटा स्टोरेज कंप्लीट होगा। तो इसमें क्या किया जा रहा है डेटा स्टोरेज में, आप देखो इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले आई होप आपको ये दिख रहा होगा पूरा, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी जो इनएक्टिव है वो यूज में नहीं है, हार्ड डिस्क या एसएसडी में जो अपने स्टोर कर लेते हैं। मतलब द क्लास विच हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, उसका एग्जांपल लिया था ना, जो पहले के रिकॉर्डिंग्स हो चुके हैं, जो ऑलरेडी स्टोर कर लिया, परमानेंटली स्टोर हो गया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, वो सीपीयू का पार्ट नहीं होता, वो अलग से एक्सटर्नल मेमोरी होता है। उसके बाद एक और आता है अपना इंटरनल या मेन मेमोरी, बोले तो प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल, मेन या प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम और रोम आता है। क्लासिफिकेशन अभी देखेंगे, पर ये ब्रॉडली वो काम करता है जिसपे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे अभी आप YouTube पे अगर ये वीडियो देख रहे होगे या सॉफ्टवेयर पे ये वीडियो देख रहे होगे, सो दैट मींस आपका सॉफ्टवेयर रैम पे खुला हुआ है, YouTube रैम पे खुला हुआ है, इट इज बीइंग यूज्ड, वो एक्टिव स्टेट में है, तो रैम ऑक्यूपाई हो रहा है। सिमिलरली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब ये रैम में है, राइट। एक ये हुआ, दिस इज एक्टिव मेमोरी जो यूज कर रहे हैं हम। और तीसरा अपना रजिस्टर्स का बात होता है। रजिस्टर्स क्या है, अगेन वेरी हाई स्पीड स्मॉल मेमोरी यूनिट्स, जो सीपीयू का ही पार्ट रहता है, इनबिल्ट इनटू द सीपीयू, करेक्ट। और बीच में कैश मेमोरी आता है, सीपीयू यानी रजिस्टर और प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी के बीच में स्पीड डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, तो उसको कैश मेमोरी क्या करता है, ब्रिज कर देता है। इट एक्ट्स एज द बफर बिटवीन प्राइमरी रजिस्टर्स एंड प्राइमरी या मेन मेमोरी। तो देयरफॉर कैश मेमोरी क्या करेगा, जो अपने मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा होंगे ना, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्सेस डेटा, उसको वो एक्सेस करने में वो तुरंत वो हम लोग को निकाल के दे देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके फोन में फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्टेड लोगों का एक लिस्ट अपने आप बन जाता है, ये वही है कैश मेमोरी। अलग से मेमोरी अवेलेबल नहीं है, बट ये ओएस और सीपीयू मिला के बना देते हैं। डन। तो आपको इसमें ब्रॉडली 5 चीजें ध्यान रखना है, 5 चीज ध्यान होना चाहिए। नंबर 1 कॉस्ट, नंबर 1 किस मेमोरी का साइज कितना है, तो देयरफॉर उसका स्पीड कितना होगा और उसका कॉस्ट कितना होगा। सीपीयू कौन से मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, कौन से को नहीं कर सकता है, और क्या वो वॉलेटाइल है या वो नॉन वॉलेटाइल है, ये सब ध्यान है। तो ऑलरेडी आपका ये कवर्ड है। सुनो, सबसे पहले साइज का बात करते हैं। कौन सा सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट होगा, अपना सेकेंडरी मेमोरी, टीबीज में डेटा जाता है। रजिस्टर सबसे छोटा, मैक्सिमम मिनिमम। अब क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी सबसे बड़ा है, तो मुझे एक बात बताओ, उसका स्पीड कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है। तो देयरफॉर सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड सबसे कम है, रजिस्टर का स्पीड सबसे ज्यादा है, राइट। ये एकदम ऑर्डर में ही चलता रहेगा। नेक्स्ट, जब हम कॉस्ट का बात, अगर स्पीड सेकेंडरी मेमोरी का सबसे कम है, तो देयरफॉर उसका कॉस्ट सबसे कम होना चाहिए। तो सेकेंडरी मेमोरी का अपना कॉस्ट सबसे कम है, उससे ज्यादा फिर सबसे ज्यादा कॉस्ट किसका होगा, अपने रजिस्टर्स का। बात क्लियर है, एकदम सीक्वेंस में जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, पावर ऑफ कर दो, सेकेंडरी मेमोरी को कुछ नहीं होगा, डेटा और इंफॉर्मेशन उसमें ही रहेगा। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी का अगर बात करें, तो उसमें 2 आता है, रैम एंड रोम। रैम इज वॉलेटाइल, पावर ऑफ कर दो, तो अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो बीच में करप्ट हो जाएगा, काम नहीं कर पाएंगे। पावर ऑफ कर दो, जो आप वीडियो देख रहे हो वो ऑब्वियसली वो बंद हो जाएगा, और जब आप वापस चालू करोगे वो शुरू से शुरू होगा, करेक्ट। तो टेम्परेरी रैम हो गया वॉलेटाइल। रोम रीड ओनली, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली कोई भी फाइल को एक्सेस करके रीड एंड राइट उस पर कर सकते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल है, मैन्युफैक्चरर का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, मेमोरी यूनिट होता है, जहां पे जैसे पावर ऑन किया, डेल का लोगो बन के आया आपके मोबाइल फोन को, जब आप ऑन करते हो, OnePlus, आईफोन का, एप्पल का, MI का, ये सब का जो लोगो बन के आता है, ये सब रोम में है, अपने किसी काम का नहीं है रोम, वो मैन्युफैक्चरर के काम का है। एक चीज जो और ध्यान रखना है, सीपीयू एक्सेसिबिलिटी। रजिस्टर्स आर इनबिल्ट इनटू द सीपीयू, कैश मेमोरी इज ऑल्सो इनबिल्ट इनटू द सीपीयू,
बट वो सीपीयू का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने सीपीयू के पार्ट में तो सिर्फ 3 ही चीज पढ़ रखा है। तो लिखने को हम ये लिख देंगे कि कैश मेमोरी इज इनबिल्ट इनटू द सीपीयू, बट समझने के लिए वो इनडायरेक्ट एक्सेस होता है, इनबिल्ट नहीं है, वरना तो वो सीपीयू का पार्ट बन जाता ना। और मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू तो मेन मेमोरी पर ही काम करता है, रैम के ऊपर में डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा था। और सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, सीपीयू उसको एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। फिर ये डिफरेंसेस आपको ध्यान होगा, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो कुछ नहीं, डेफिनेशन ही लिखना है आपको। नेक्स्ट सीपीयू का एक्सेसिबिलिटी लिख देना, रजिस्टर और कैश मेमोरी के बीच में फर्क। उसके बाद रैम और रोम के बीच में डिफरेंस है। रैम में आपको लिखना है सबसे पहला वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ऊपर समरी लिखा रखा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो रीड एंड राइट दोनों करने को अलाउ करता है। और रोम में क्या है, वो रीड ओनली मेमोरी, हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ एडिट नहीं कर सकते। तो देयरफॉर रैम जो अपना है वो टेम्पोररी मेमोरी है, दैट इज वॉलेटाइल, पावर ऑफ करेंगे तो रैम तो मेमोरी उड़ जाएगा। और रोम जो है अपना वो परमानेंट मेमोरी है। एंड लास्टली रैम इज ऑलवेज बेटर देन द रोम। रैम का खर्चा भी ज्यादा है, वो मोर एक्सपेंसिव है, उसका स्पीड भी ज्यादा रहता है और उसका साइज भी ज्यादा रहता है, राइट। और कैपेसिटी हम लोग रैम के हिसाब से देखते हैं, हायर द रैम बेटर द मशीन, राइट, ऐसे ही बोलते हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में जो 5 पॉइंट्स अभी डिस्कस किया वो, और प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं इंटरनल या मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। इस तरीके से आपका डिफरेंसेस ऑलरेडी आपके पास रेडी है। आउटपुट डिवाइसेस हम देख चुके हैं। सॉफ्टवेयर का बात करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, 2 टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर का कंपोनेंट्स हो गया, 2 कंपोनेंट डन है, पीपल एंड हार्डवेयर। तीसरा कंपोनेंट पे जा रहे हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आर इनटैंजिबल पोर्शन, वो इनटैंजिबल रिसोर्सेज का बात कर रहा है, इनटैंजिबल, समथिंग विच इज इनटैंजिबल। दो टाइप का सॉफ्टवेयर आता है जो इनटैंजिबल है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बीच में अपना सीपीयू, वापस से देखो, बीच में अपना सीपीयू जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का लिंक रखता था, ये अभी देखे थे प्रोसेसिंग डिवाइस में। अब सॉफ्टवेयर में अगर बात करें तो बीच में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले रॉ हार्ड डिस्क में कुछ नहीं है, हार्डवेयर है वो, उसके ऊपर में एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और उसके ऊपर में अपना स्पेसिफिक पर्पस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। जैसे हार्डवेयर, उसके ऊपर में अपना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आता है, विंडोज 11, विंडोज 10 वगैरह, और उसके ऊपर में आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर आप मोबाइल फोन पे अभी यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो, दैट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप सॉफ्टवेयर पे अपने डीटीएच प्लेयर पे क्लास देख रहे हो, दैट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बैंकिंग एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डन। फोन में ओएस क्या है, एंड्रॉइड, आईओएस, ये सब डन। तो अगेन अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, इट एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द हार्डवेयर यानी हार्ड डिस्क एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसी से अपना एक्टिविटीज या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। सबसे पहला इट परफॉर्म्स हार्डवेयर फंक्शंस, मतलब इट एक्ट्स एज अ लिंक या इंटरफेस बिटवीन, इंटरमीडियरी बिटवीन हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम। हार्डवेयर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो। नेक्स्ट, उसी से रिलेटेड हार्डवेयर इंडिपेंडेंस अलाउ करता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर को बोलेगा आप अपना काम करिए, हम हार्डवेयर इंडिपेंडेंस आपको अलाउ कर देंगे। तो डेवलपर सिर्फ अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए, उसको हार्डवेयर का चिंता नहीं करना है। कैसे? थ्रू एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू। जैसे उबर, गूगल मैप्स का एपीआई, गूगल मैप्स ने उबर को अपना एपीआई दे रखा है, एपीआई सेंस बना। उसके बाद जब हम मशीन ऑन करते हैं, ओएस जब बूट हो रहा होता है, ओएस चालू होता है, तो सबसे पहले वो अपने से आईडी और पासवर्ड मांगता है। तो लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी, हार्डवेयर का बात कर लिया, हार्डवेयर फंक्शंस परफॉर्म करेगा, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस अलाउ करेगा। फिर जैसे ही ऑन किया तो वो पहले अपने से पासवर्ड मांगता है, लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह मांगेगा। जैसे ही डेस्कटॉप खुला, सामने अपने स्क्रीन पे क्या है, इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। डेस्कटॉप खुला है, यूजर इंटरफेस, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो ग्राफ्स के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट्स, आइकन्स वगैरह के फॉर्म में, आइकन्स एंड मेन्यूज, क्लिक से हम सिलेक्ट कर सकते हैं यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस के बाद हम कहां जाते हैं, बहुत सारे फाइल्स अपने को स्क्रीन पर दिखते हैं ना, ये देखो ना, बहुत सारे फाइल्स अपने को इस तरह से स्क्रीन पर दिखेंगे, तो इसको बोलते हैं हम फाइल मैनेजमेंट। इसको बोलते हैं हम फाइल मैनेजमेंट। बहुत सारे फाइल्स अपने स्क्रीन पे, तो ओएस को पता है कौन सा फाइल कहां पे स्टोर्ड है और कौन किसको एक्सेस कर सकता है, फाइल मैनेजमेंट। और फाइल कहां पे स्टोर्ड होगा, मेमोरी में, मेमोरी मैनेजमेंट।
मेमोरी मैनेजमेंट का बात करेंगे तो ओएस अलाउज बेटर मेमोरी मैनेजमेंट। अब यहां पे दो चीज आपको ध्यान रखने का है, एक वर्चुअल मेमोरी, दूसरा पेजिंग फाइल। वर्चुअल मेमोरी और पेजिंग फाइल दोनों ओएस के फीचर्स हैं, ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो वर्चुअल मेमोरी और पेजिंग फाइल क्या होता है, अपना 8 जीबी का रैम है लेट से, तो रैम तो बढ़ नहीं सकता, पर अगर 8 जीबी में 8 जीबी यूज कर लिए तो इसका ये मतलब नहीं है काम रुक जाएगा। ओएस टेम्परेरीली एक स्पेस दे देगा हार्ड डिस्क से। सो देयरफॉर वर्चुअल मेमोरी क्या, इट इज एन इमेजिनरी मेमोरी जहां पे कंप्यूटर का रैम इंक्रीज हो जाता है। कैसे? थ्रू टेम्पररी स्पेस, विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी स्पेस ऑन दी हार्ड डिस्क। तो वो वर्चुअली रैम को बढ़ा दिया गया वर्चुअल मेमोरी, और फिर जैसे जैसे प्रोग्राम कम कर देंगे वो टेम्पररी स्पेस खाली होकर वापस से अपना काम पे लग जाएगा। पेजिंग फाइल क्या होता है, दो अलग अलग चीज है, रैम अलग है अपना और हार्ड डिस्क अपना अलग है। तो जो थोड़े इररेलेवेंट फाइल्स होते हैं, पुराने फाइल्स होते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, रैम से निकाल के डेटा डंप कर दिया जाता है अपने पेजिंग फाइल पे। रैम से निकाल के पेजिंग फाइल पे डंप कर दिया गया, और जब काम हो जाए वापस से पेजिंग फाइल से रैम पे आ जाता है। सिंपल। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट था। अब ओएस बहुत सारे फाइल्स को एक साथ यूज करने को अलाउ करता है, टास्क मैनेजमेंट। उसमें दो चीज, मल्टीटास्किंग, वी कैन यूज मल्टीपल फाइल्स एट द सेम टाइम, मल्टीपल फाइल्स में हम काम कर सकते हैं। दूसरा टाइम शेयरिंग, एक ही समय पे दो लोग एक्सेस कर सकते हैं सेम कंप्यूटर एनी डेस्क के थ्रू। एनी डेस्क में आप मुझे अपना एक्सेस दे सकते हो, मैं आपको अपना एक्सेस दे सकता हूं। टाइम शेयरिंग, मल्टीपल यूजर्स यूजिंग द सेम कंप्यूटर टर्मिनल एट द सेम टाइम। और वो एनी डेस्क कैसे पॉसिबल है, थ्रू नेटवर्किंग। तो ओएस नेटवर्किंग कैपेबिलिटी भी अलाउ करता है। इट अलाउज अस टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर। बोलो डन है। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, अपना डीटीएच प्लेयर, ये यूट्यूब, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर अपने आए थे एक बार पेज नंबर 70 के ऊपर में। पेज 70 क्या बोलता है, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर है। ये देखो क्या बात किया, ये सिंपल वही जो अपनी स्ट्रक्चर पढ़े थे। एक डेटाबेस लेयर होगा, हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसके ऊपर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन लेयर आता है। तो जो भी हम एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे वो एप्लीकेशन लेयर में इनपुट मांगता है। एप्लीकेशन लेयर यूजर से इनपुट मांगा, यूजर से इनपुट मांगा, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है प्रोसेसिंग करना, वहां पे सीपीयू काम आ जाता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट जनरेट होकर आएगा। आउटपुट दो चीज होगा, या तो उसको स्टोर किया जाएगा या कम्युनिकेट कर देंगे। अगर स्टोर कर रहे हैं आउटपुट को, तो वो आउटपुट को डेटाबेस में ले जाके स्टोर कर लो, और अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो आउटपुट को यूजर्स को, वापस से डिस्प्ले कर दो एप्लीकेशन लेयर पे भेज के, इट विल बी डिस्प्लेड टू द यूजर्स। तो इनपुट मांगा एप्लीकेशन लेयर, प्रोसेसिंग का काम किया ऑपरेटिंग सिस्टम, आउटपुट स्टोर किया डेटाबेस, और आउटपुट को वापस से डिस्प्ले किया एप्लीकेशन लेयर। डन। ब्रॉडली यही था। इसको बोलते हैं हम 3 टियर आर्किटेक्चर। कोई भी ट्रांजैक्शन में तीनों टियर एक संग इन्वॉल्व किए जाते हैं। जब चैप्टर 2 अभी देखेंगे, चैप्टर 2 जब देखेंगे ये और क्लियर हो जाएगा। राइट। वापस से फिर आ जाते हैं चैप्टर 3 में जो हम भी डिस्कस कर रहे थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डन। उसके बाद हम बात किए थे अपना 3 कंपोनेंट डन, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। फिर हम पहले गए थे नेटवर्किंग पे, फिर हम गए थे पहले नेटवर्क पे। तो नेटवर्क पे आ जाते हैं नेटवर्क कंपोनेंट्स, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आपको ध्यान होगा, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। नेटवर्क का दो काम रहता है, देखो, एक दूसरे से वो कनेक्ट होकर डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ डेटा। और दूसरा, एक ही प्रिंटर को मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट करके, इंटरनेट के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, दो काम, एक्सचेंज ऑफ डेटा, रिसोर्स शेयरिंग। Every component in the network is known as what? It's known as a node, NODE, node. दो टाइप का नेटवर्क होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। फर्क कितना है कनेक्शन ओरिएंटेड, मोबाइल फोन कॉल एक बार या लाइव ऑनलाइन आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, अ कनेक्शन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट, और फिर हम लोग डेटा एक्सचेंज कर रहे होंगे। कनेक्शन लेस, व्हाट्सएप, ईमेल या रिकॉर्डेड क्लासेस को देख रहे हो आप, तब कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से कम्युनिकेशन कर लो, यूजर को अपने हिसाब से उसका डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दो क्वेश्चन पॉसिबल है, इश्यूज विच विल बी एड्रेस्ड बाय द नेटवर्क और बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क, ये यहां पे कवर हो जाएगा। आईपीएल नेटवर्क में आरसीबी इतना हारता है कि उसको मैच में जब भेजोगे दही चीनी या कर्ड खिला के भेजना,
तो इश्यूज मतलब क्या, आरसीबी। आर मतलब राउटिंग एंड रेजिलियंसी, सी कंटेंशन, बी बैंडविड्थ। तो राउटिंग मतलब क्या, नेटवर्क सेंडर से हाउ टू कम्युनिकेट, वो डिसाइड करता है डेटा पैकेट्स के थ्रू कम्युनिकेट करेगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन यूजिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड, यूजिंग आईपी एड्रेस। हर एक नोड का एक अपना एड्रेस होगा। रेजिलियंस, अगर कभी नेटवर्क फेल हो जाए तो ऑटोमेटिकली रिकवर करने का ट्राई करेगा, राइट, रेजिलियंसी। सी कंटेंशन, कंटेंशन मल्टीपल लोग एक ही प्रिंटर को एक्सेस करने का ट्राई करे, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, वो डिसाइड करता है किसको पहले प्रिंट दे। बी बैंडविड्थ, द अमाउंट ऑफ डेटा विच कैन बी ट्रांसफर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। स्पीड, लेसर द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कम होगा स्पीड स्लो होगा, ऑब्वियसली स्पीड स्लो होने लग जाएगा। फिर बात करते हैं बेनिफिट्स का। कर्ड, सी मतलब कंप्यूटेशनल पावर, लोड बैलेंसिंग होगा, अपना अपना काम अपना अपना काम। प्रोसेसिंग पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बैंक्स में सर्वर अपना काम कर रहा है, एटीएम मशीन अपना काम कर रहा है। यूजर कम्युनिकेशन, डेटा एक्सचेंज, डेटा का एक्सचेंज, यूजर कम्युनिकेशन। आर रिसोर्स शेयरिंग और अपना रिलायबिलिटी, एक एटीएम नेटवर्क फेल भी हो जाए तो भी दूसरा एटीएम चलेगा, रिलायबिलिटी। और लास्ट में डी डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, इट हेल्प्स अस ओवरकम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफी के बियॉन्ड हम जा सकते हैं। नेटवर्क डन, नेटवर्क डन। फिर हम आते हैं अपना डेटा रिसोर्सेज में, फिर हम आए थे डेटा रिसोर्सेज में। डेटा रिसोर्सेज में हम डेटाबेस क्या बोलते हैं, डेटाबेस इज अ स्टोर, यहां पे वीडियोस को स्टोर किया जाता है, स्टोर हाउस ऑफ डेटा, अ लॉजिकली इंटर रिलेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा को हम डेटाबेस बोलते हैं। दो टाइप, ऑपरेशनल जो इन यूज में है और नॉन ऑपरेशनल जो अपने यूज में नहीं है, जो अपने यूज में नहीं है, डे टू डे यूज में नहीं है। अब इसको, ये डेटाबेस को यूज करने, कैसे हम डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, कैसे हम डेटाबेस में चेंजेस लेकर आएंगे, थ्रू डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, नीचे आए थे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे। इट हेल्प्स अस इन ऑर्गेनाइजिंग अ डेटाबेस, इट हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस। वो यूजर और डेटाबेस के बीच का इंटरफेस बन जाता है। डन डन। फिर अपने देखे थे हायरार्की ऑफ डेटाबेस, एक एक्सेल वर्कबुक को इमेजिन करो। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ डेटाबेस, इट कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल शीट्स यानी मल्टीपल फाइल्स, टेबल्स। each file will consist of multiple records यानी रोज, स्टूडेंट का डिटेल्स, रिकॉर्ड, रोज। एवरी रिकॉर्ड, हर एक रो, एवरी रो विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम्स यानी फील्ड्स, एक रो में मल्टीपल कॉलम्स, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह। और एवरी फील्ड विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, डिजिट्स एक्सेट्रा। एग्जांपल आता है अपना कमर्शियल डेटाबेस पैकेजेस, डीबीएमएस पैकेजेस या पर्सनल डीबीएमएस पैकेजेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर्सनल पैकेज है जिसका बहुत ज्यादा रुपया वगैरह नहीं लगता, बिजनेस पर्पस के लिए वो यूज नहीं कर सकते। और कमर्शियल डेटाबेस पैकेजेस जो हम बिजनेस पर्पस में प्राय यूज करते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस में, ऑरेकल, माई एसक्यूएल एक्सेट्रा। फिर इसके बाद हम देखे थे पहले डेटाबेस मॉडल, ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बताता है डेटाबेस बनाना कैसे है। बस डायग्राम देखो और पॉइंट्स देखो, सबका उतना ही यहां पे करना है। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल क्या करता है, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर जहां पे एक रूट रिकॉर्ड रहेगा, एक रूट रिकॉर्ड रहेगा, उसके नीचे पेरेंट रिकॉर्ड्स आएंगे और हर पेरेंट रिकॉर्ड के नीचे चाइल्ड रिकॉर्ड्स पॉसिबल होंगे। और तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है यहां पे। अब ऑब्वियस सा बात है, एक पेरेंट रिकॉर्ड के मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं पर एक चाइल्ड रिकॉर्ड के मल्टीपल पेरेंट रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते। और यहां पे वन टू मेनी रिलेशनशिप पॉसिबल है। इसका डिसएडवांटेज है कि यहां पे इंटरलिंकिंग पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, रिडंडेंट डेटा बन रहा है, तो देयरफॉर इसका इंप्रूवमेंट आता है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में क्या करते हैं हम, अलग अलग से आपको डेटाबेस नहीं बनाना, इंटरलिंक कर दो, डुप्लीकेशन अवॉइड कर दो, देयरफॉर यहां पे डुप्लीकेशन अवॉइड हो रहा है। इट बेटर रिप्रेजेंट्स रिडंडेंसी इन डेटा, डुप्लीकेशन अवॉइड किया, एफिशिएंट बना अपना डेटाबेस, कैसे, थ्रू इंटरलिंकिंग्स। देयरफॉर यहां पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता, उसको हम चेंज कर देते ओनर और मेंबर, वन और मोर ओनर्स हैव वन और मोर मेंबर्स, देयर रिकॉर्ड्स आर व्यूड इन सेट्स, सेट्स के कॉन्सेप्ट पे व्यू किया जाता है। हर टाइप का रिलेशनशिप पॉसिबल है, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी एंड मेनी टू वन।
फिर अब इसमें प्रॉब्लम था कि एक बार अब बहुत बड़ा नेटवर्क बना लोगे तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्लमजी लगने लगेगा, और क्लमजी होने के कारण इसका इंप्रूवमेंट आएगा टैब्यूलर स्ट्रक्चर। उसको टेबल्स में रिप्रेजेंट कर दो, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, मल्टीपल टेबल्स बनाया जाएगा। यहां पे देखो मल्टीपल टेबल्स बनाया जाएगा, एक टेबल परचेज, एक टेबल कस्टमर डेटा, एक टेबल प्रोडक्ट डेटा। सो मल्टीपल टेबल्स, यहां पे आपको तीन चीज ध्यान रखना है। नंबर वन, रिलेशन, जो अभी पढ़े थे टेबल, यहां पे रिलेशन बन जाता है। रिलेशन इज अ टेबल विथ रोज एंड कॉलम्स। एट्रीब्यूट्स, जो अभी पढ़े थे फील्ड्स, वो यहां पे एट्रीब्यूट्स बन जाता है। तो रिलेशन के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे, रोज, और एक रिकॉर्ड में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आएंगे, फील्ड्स। और हर एक एट्रीब्यूट का कुछ डोमेन होगा। डोमेन मतलब पॉसिबल वैल्यूज। डेट में डेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर नहीं हो सकता, पॉसिबल वैल्यूज। यहां पे मल्टीपल टेबल्स है जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल टेबल्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर। मल्टीपल टेबल्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर। भाई कैसे लिंक करते हैं हम लोग? थ्रू कीज, प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की क्या है? जो यूनिक आइडेंटिफायर होगा ना, जो यूनिक आइडेंटिफायर होगा अपने टेबल में, उसको बोलेंगे प्राइमरी की। और जो रेपिटेटिव होगा, जो यूनिक नहीं होगा, उसको बोलेंगे फॉरेन की। व्हेन प्राइमरी की इज यूज्ड टू एक्सेस डेटा इन अनदर टेबल, इट इज यूज्ड एज फॉरेन की। और इसके थ्रू हम टेबल्स को ज्वाइन या कंबाइन कर लेते हैं। इसका ड्रॉबैक था दो। नंबर वन, ये सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड डेटा ही सेव कर सकता है, और नंबर टू, ये सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कोई ले पाएगा। जैसे यहां पे स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, डिजिट्स, कैरेक्टर, लेटर्स सब एक ही में नहीं आ सकते। जैसे एड्रेस में ये दिक्कत देता है, तो इसका इंप्रूवमेंट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, OODBMS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका दो चीज, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स जैसे वीडियोस, ऑडियो, म्यूजिक, ये सब को भी स्टोर कर सकता है, और दूसरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जैसे एड्रेसेस को भी स्टोर कर सकता है। सो देयरफॉर यहां पे ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में बनता है, डेटाबेस बनता है। ये डन हुआ। इसके बाद हम देखे थे डीबीएमएस का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। डीबीएमएस इतना टफ टॉपिक है कि अपने जो सीएस वाले सर है ना, इसको पढ़ाने के बाद सीएस वाले सर अपने आप को फांसी पे चढ़ा लिए। सीएस डिसएडवांटेजेस, सर और फांसी एडवांटेजेस। सर एस सिक्योरिटी, एस डेटा शेयरिंग परमिट करता है, डेटा शेयरिंग, इजीली डेटा शेयर किया जा सकता है। आई इंटेग्रिटी को इंक्रीज करता है, इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। आर रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन को रिड्यूस करता है। फांसी एफ यूजर फ्रेंडली डेटाबेस बनाने में हेल्प करता है, विच अ लेमन कैन अंडरस्टैंड। फाइल कंसिस्टेंसी, प्रोग्राम कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्डाइजेशन, सिमिलर फॉर्मेट में सारा फाइल्स बनाया जाता है। एस सिक्योरिटी बेटर होगा, क्योंकि हम डीबीएमएस के थ्रू जा रहे हैं, तो वो एक्सेस डिफाइन कर देता है, पासवर्ड वगैरह आपको चाहिए होगा, सिक्योरिटी बेटर होगा। और आई इंडिपेंडेंस, सॉरी ए बीच में भूल गए, एफ यूजर फ्रेंडली और फाइल कंसिस्टेंसी, फिर ए भूल गए थे, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया जाएगा, ये डायग्राम आपको ध्यान होगा, ये वाला डायग्राम। एप्लीकेशन अलग अलग, वो अब डीबीएमएस से कनेक्ट होगा, जो डेटाबेस से कनेक्ट किया जाएगा। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट विल बी फास्टर। और इसी से अपना आई वाला पॉइंट इंडिपेंडेंस आता है। प्रोग्राम यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेटाबेस, दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो फांसी यूजर फ्रेंडली फाइल कंसिस्टेंसी, ए से एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एस से सिक्योरिटी बेटर होगा, आई इंडिपेंडेंट होगा, एप्लीकेशन और डेटा इंडिपेंडेंट होंगे। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है? CS, इसका कॉस्ट लगता है और सिक्योरिटी उतना भी नहीं है। कॉस्ट मतलब क्या? इसका इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, डीबीएमएस तो महंगा होगा और यूजर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, वो महंगा होगा। और ये हो गया CS सिक्योरिटी, कुछ तो रेसिडुअल रिस्क है ना, तो कितना ही सिक्योरिटी डाल लो, रेसिडुअल रिस्क विल ऑलवेज बी देयर। ये हुआ। फिर अपना एक लास्ट टॉपिक जो अपने देखे थे, वो बचा था अपना सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस। सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस, यहां बात करेंगे पहला बिग डेटा का। बिग डेटा, ये डायग्राम आपको ध्यान होगा, हर एक जगह बिग डेटा रहता है। बिग डेटा मतलब ऑपरेशनल डेटाबेस। बिग डेटाबेसेस जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब, इन सब में रहेगा। बड़े बड़े डेटाबेसेस, अब उनका एक ऑपरेशनल डेटा होगा जो डेली यूज का डेटा होगा, कुछ नॉन ऑपरेशनल डेटा होगा, पुराना बासी डेटा विच इज नॉट इन यूज।
नॉन ऑपरेशनल डेटा को हम डंप कर देते हैं एक वेयरहाउस में, स्टोर हाउस ऑफ डेटा, डेटा वेयरहाउस में, और डेटा वेयरहाउस से हम उसको फिर डेटा माइनिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, नोन एज डेटा माइनिंग। डेटा वेयरहाउस से डेटा माइनिंग में आया, और डेटा माइनिंग हम ऑपरेशनल डेटा पर भी कर सकते हैं। तो पहला आता है बिग डेटा। क्या है? ह्यूज मैसिवली लार्ज डेटा सेट्स जो कन्वेंशनल डेटा डीबीएमएस नहीं कर सकता। वो छोटा डेटाबेस नहीं है, बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस है, और इनके लिए अलग डीबीएमएस भी लगता है। नॉर्मल अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वगैरह इसको नहीं संभाल सकता। इसके बेनिफिट्स क्या है? एक तो अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नॉन ऑपरेशनल डेटा को अलग कर दिए, ऑफलोड कर दिए वेयरहाउस में, स्पीड बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, जिसके कारण हम बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। उसके बाद आता है अपना डेटा वेयरहाउस। इसमें हम क्या कर रहे हैं? जो ट्रांजैक्शन डेटा है वो अलग है, तो डे टू डे ऑपरेशंस और नॉन ऑपरेशनल डेटा को अलग करते हैं। नॉन ऑपरेशनल डेटा इज डंप्ड, इज स्टोर्ड, पीरियोडिकली स्टोर्ड टू अ डेटा वेयरहाउस। कैसे स्टोर करते हैं? 3 स्टेप प्रोसेस, इंपॉर्टेंट 3 स्टेप प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन, लोडिंग, ETL बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग। नाम से देखो ना, एक्सट्रैक्शन, डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, डेटा को निकाला, कलेक्ट किया डेटाबेस से, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर उसमें बहुत सारा गलती वगैरह होगा, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। ट्रांसफॉर्मेशन, एक टेम्पररी जगह पे स्टोर किया, नोन एज स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया वर्ड ध्यान रखना, स्टेजिंग एरिया पे डेटा को स्टोर किया, वहां पे एरर रेक्टिफाई किया गया, डेटा को पहले क्लीन किए, और फिर उस डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आए, ट्रांसफॉर्मेशन। और जब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपना डेटाबेस आ गया, फिर उसको लोड कर दिया गया। इट इज लोडेड इनटू द डेटा वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस में उसको स्टोर कर दिए। और जब डेटा वेयरहाउस में अपने डेटाबेस को हम लोग ने स्टोर कर दिया, तो डेटा वेयरहाउस इज देन फर्दर कनेक्टेड टू डेटा मार्ट्स। इट इज देन फर्दर कनेक्टेड टू डेटा मार्ट्स। डेटा मार्ट्स में क्या होता है? और डेटा मार्ट्स आर स्मॉलर वर्जन्स। सेल्स एक अलग होगा, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, परचेज का डिपार्टमेंट, सब अलग अलग अपना इंडिविजुअल डेटा मार्ट्स है, और ओवरऑल लेवल पे, कंपनी लेवल पे अपना डेटा वेयरहाउस बनता है। सेंस बना, ETL, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग। फिर अपना क्राइटेरिया आता है डेटा वेयरहाउस कैसे बनता है। नंबर 1, वो नॉन ऑपरेशनल डेटा के बेसिस पे बनता है। नंबर 2, हर एक डेटा पे टाइम स्टैंप रहेगा कि किस समय ये डेटा को डाला जा रहा था, टाइम स्टैंप रहेगा, टाइम स्टैंप, टाइम वेरिएंट। और तीसरा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, ऊपर ही देख के आए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए अपना डेटा, राइट। डेटा इज स्टैंडर्डाइज्ड। उसके बाद प्राइमरी स्कूल्स ऑफ थॉट्स यानी अप्रोच। अब ठीक आ रहा है? अब ठीक आ रहा है? हाँ, अब ठीक है ना? ठीक है। आओ, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, क्राइटेरिया टू बी मेट व्हाइल डिजाइनिंग अ डेटा वेयरहाउस। तो हम यहाँ नॉन ऑपरेशनल डेटा से क्रिएट करेंगे डेटा वेयरहाउस को, वो टाइम स्टैम्प किया रहेगा, टाइम वेरिएंट होगा, जब डेटा आया उस पर टाइम स्टैम्प अटैच कर देंगे। और तीसरा, वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में डेटाबेस में लोड किया जाएगा। तो डेटा क्राइटेरिया टू बी मेट व्हाइल डिजाइनिंग अ डेटा वेयरहाउस। और उसके बाद प्राइमरी स्कूल्स ऑफ थॉट या अप्रोच का बात करेगा। तो प्राइमरी स्कूल्स ऑफ थॉट क्या होगा? बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप, टॉप डाउन। बॉटम अप मतलब टॉप डाउन पहले आएगा, डेटा वेयरहाउस, एक कॉमन लेवल पे डेटा वेयरहाउस क्रिएट किया, फिर छोटे छोटे डेटा मार्ट्स को हमने क्रिएट कर लिया। बॉटम अप में क्या होगा? छोटे छोटे डेटा मार्ट्स अपने क्रिएटेड है, उनको कंबाइन करके डेटा वेयरहाउस क्रिएट किया जाएगा। सेंस बना? फिर आते हैं बेनिफिट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। ये एक बार बस रीड करने का है। तो यहाँ पे हम हिस्टोरिकल डेटा यूज कर रहे होते हैं लॉजिकल फ्लो में। चलो, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ डेटा को डेटाबेस से निकालते हैं। बहुत सारे टूल्स यूज करके हम डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और अपना एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है ना, जिससे डेटा को निकाल रहे हैं, तो सेंट्रलाइज्ड व्यू ऑफ डेटा दे रहा है। एंड क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड व्यू ऑफ डेटा दे रहा है, कंसिस्टेंट स्टैंडर्डाइज्ड डेटा अपने को हर डिपार्टमेंट के लिए मिलेगा। तो कंसिस्टेंट व्यू ऑफ डेटा, कंसिस्टेंट डेटा रहेगा, एंड देयरफॉर हम लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस डेटा को, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है, वो कंसिस्टेंट है, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा मिलेगा। राइट, डेटा प्रोसेसिंग हो गया। फिर गए थे हम डेटा माइनिंग में।
डेटा माइनिंग में हम क्या कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस। यहां पे हम लोग डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। वी आर एनालाइजिंग डेटा टू फाइंड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। ट्रेंड्स और पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, सो दैट हम डिसीजन ले पाए, टू मेक डिसीजंस। डेटा एनालाइज किया टू फाइंड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स सो दैट हम डिसीजंस ले पाए। करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आर लैंग्वेज, ऑरेकल, ये सब अपने एग्जांपल्स है। स्टेप्स इन डेटा माइनिंग इंपॉर्टेंट है, दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहले डेटा को सजाते हैं, ढंग से यूजफुल बनाते हैं। कैसे? डेटा वेयरहाउस से पे डेटा होगा या फिर अपना ऑपरेशनल डेटाबेस में होगा, तो ये अपना डेटा को पहले क्लीन करेगा। डेटा इंटीग्रेट किया, अलग अलग सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट किया, इंटीग्रेट किया, फिर कौन सा डेटा अपने को डेटा माइनिंग के लिए चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में। तो कलेक्शन और इंटीग्रेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, फिर उसको सिलेक्ट करेंगे उनमें से कौन सा डेटा अपने लिए यूजफुल है, कौन सा डेटा अपने लिए यूजफुल है। उस बेसिस पे डेटा को क्लीन करेंगे, एरर वगैरह को रेक्टिफाई करेंगे, डेटा क्लीन किया जाएगा एंड हम लोग फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये करने के बाद अब अपने डेटा माइनिंग के लिए रेडी हैं। डेटा माइनिंग में क्या करते हैं, अब डेटा माइनिंग का प्रोसेस किया जाएगा। डेटा माइनिंग का प्रोसेस मतलब एनालिसिस करके पैटर्न्स वगैरह को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वो पैटर्न्स को यूज करते हैं टू डिराइव सर्टेन नॉलेज। वो पैटर्न को इवेल्युएट किया जाएगा कि कुछ मीनिंगफुल नॉलेज बन के आए। विजुअलाइजेशन के थ्रू, चार्ट्स, इमेजेस, ग्राफ्स वगैरह के थ्रू इवेल्युएट करेंगे कि कुछ नॉलेज या कुछ मीनिंगफुल डिराइव होके आए, जिसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले पाए, राइट। क्लियर हुआ ये? तो यहां पे अपना फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आईएएस कंट्रोल्स पे जाएंगे, जो इसके बाद अपने को रिवाइज करना है। इसके बाद अपने आईएएस कंट्रोल्स में चलेंगे।